ऑलराइट गाइस, सो अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर, वेक्टर्स इन 3D। ठीक है, वेक्टर्स इन 3D। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए यार सबसे ज्यादा क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इससे। ठीक है, वेटेज बहुत ज्यादा है इस चैप्टर का। मतलब आप मान सकते हो जेई एडवांस के अंदर पेपर में अगर 6 क्वेश्चंस आ जाते हैं ना इससे 120 में से, तो भी मैं कुछ ऐसा अचंभा नहीं होगा, मतलब इट्स नॉर्मल है ना। और जेई में से भी 3-4 क्वेश्चन तो इजीली आ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छा पूछा जाता है। और ये क्या है, फंडामेंटल अपनी मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। ठीक है, जो आपको आगे काफी ज्यादा काम आएगा जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे ना, आप जैसे कॉलेज वगैरह में जाओगे तो ये सब काफी काम आता है ना, वेक्टर्स वगैरह। तो इसलिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और एक ही चैप्टर से अगर इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चन यूजुअली क्या होता है कि यूनिट से आते हैं। ठीक है, और वैसे ये है भी एक यूनिट ही, लेकिन चैप्टर एक ही है, एक ही चैप्टर एक ही यूनिट है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना। तो मैं चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं अपन कहाँ से? सबसे पहले आपके बेसिक वेक्टर क्या होता है वगैरह वगैरह, जो फिजिक्स में आप ऑलरेडी जानते हो, फिर भी थोड़ा बहुत रिकैप करा देता हूँ। तो ये आपका इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, ये एरो हो गई। एरो की साइज क्या होती है? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन होती है इसकी डायरेक्शन। ठीक है, जीरो वेक्टर क्या होता है यार? जिसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं हो, ये पॉइंट जीरो वेक्टर हो गया। ठीक है ना। अब आपको जैसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, i प्लस जे प्लस के का यूनिट वेक्टर फाइंड करो, तो क्या करते हैं इसके अंदर? इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। जैसे आपके पास कोई वेक्टर है v, जो ये है, आपको बोला जाए कि इसका यूनिट वेक्टर निकालो, v कैप जिसको कहा जाता है, क्या हो जाएगा? v अपॉन v का मैग्नीट्यूड। ये सब पढ़ा है ना फिजिक्स में अपन ने, इन चीजों को अपन रिपीट नहीं करेंगे यार। ठीक है, ये हो गया अपना। अब अपने सामने कुछ और बातें आती है, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होती है? जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होते हैं। ठीक है, वो पैरेलल भी हो सकते हैं, है ना, उनको लाइक वेक्टर्स भी कहा जाता है। जैसे अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे अच्छा क्वेश्चन देखते हैं कि इफ ए वेक्टर इक्वल टू x प्लस 2 आई कैप माइनस 2x प्लस वाई जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, और एक और आपको दे दिया जाए कि बी वेक्टर एक है 2x माइनस 1 आई कैप प्लस 2 प्लस 3y जे कैप प्लस के कैप। और बोला जा रहा है कि ये दोनों वेक्टर्स जो है वो पैरेलल में है। ठीक है, अब पैरेलल और इक्वल वेक्टर्स में डिफरेंस समझो। इक्वल वेक्टर का मतलब है कि इनके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम है। पैरेलल का मतलब है बस डायरेक्शन सेम है, तो मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है। यानी हम क्या इक्वेट करेंगे? यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि यार इन तीनों ये जो है ना, इनकी अगर ये तीनों पैरेलल है, यानी कि इन तीनों के जो ये रेशियो लेंगे ना अपन पर एक्सिस, वो भी आपके एक ही रेशियो में आएंगे। तो अपन क्या लिख देंगे? x प्लस 2 अपॉन 2x माइनस 1 इक्वल टू 2x प्लस वाई, इसके आगे माइनस लगा था क्योंकि अब माइनस साइन लगा हुआ है, अपॉन 2 प्लस 3y इक्वल टू 3 अपॉन 1। ठीक है ना, समझ रहे हो? अगर ये दोनों पैरेलल है तो अगर जैसे ये i प्लस j प्लस k फॉर एग्जांपल, और ये नीचे है तो ये 3k प्लस 3j प्लस 3i होना चाहिए, है ना। अगर यहाँ पे 2i आ जाता है तो ये पैरेलल नहीं है। तो यानी जो रेशियोज है ना, ये आपके बराबर होने चाहिए। तो ये बराबर कर दिए और इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लो। ठीक है ना, तो इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन जेईई मेन बोर्ड वगैरह में आ जाते हैं कि यार दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, इक्वल हैं, तो कुछ भी नहीं करना है आपको, उनके जो आई कैप जे कैप वाले कंपोनेंट्स हैं उनको इक्वल या रेशियो प्रोपोर्शन में करना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सिंपल सी प्रॉपर्टीज आती हैं यार। ये सारी चीज आपके रिवीजन है एक तरह से, फिजिक्स में आपने किया हुई है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, आपके पास जैसे वेक्टर है ए, इसमें हमने कोई नंबर m मल्टीप्लाई कर दिया, देन इट इज द सेम एज उसको आगे मल्टीप्लाई करो, व्हिच इज नथिंग बट m इनटू ए वेक्टर। मतलब समझ रहे हो, m इनटू ए वेक्टर अगर आपने किया तो बेसिकली ये सेम ही चीज है, मतलब समझ गए होगे ना। मतलब जैसे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो इसका मीनिंग यही है कि इंडिविजुअल हर चीज से मल्टीप्लाई कर डालो, स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक है, एंड इट इज आल्सो द सेम एज कि 2 बाद में रख लो। समझ लो, तो कोई इसमें वो नहीं है, डायरेक्शनलिटी नहीं है कि भाई पहले अगर अपन ने ये चीज कर दी तो वो नहीं कर सकते। ठीक है, वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये चीज अपन समझ गए यहाँ पे। अब अपन नेक्स्ट जैसे देखते हैं कुछ और चीजें, प्रॉपर्टीज। ठीक है, सारी आपको पता है, एक आध क्वेश्चन भी करके बता दूंगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, सबको पता है यार ये चीज, कम्यूटेटिविटी की, आप कैसे भी जोड़ो वेक्टर्स को सेम ही चीज रहती है। ठीक है, इसके अलावा ये अपन एडिशन की बात कर रहे हैं। अब कोई पूछेगा कि भाई मैं एडिशन भूल गया, एडिशन क्या होता है बताते हैं। तो मैं बस एक वेक्टर है ए वेक्टर, एक वेक्टर मेरे पास बी वेक्टर। ठीक है, अगर इनके अंदर आपको कुछ भी नहीं दिया, जैसे ए वेक्टर की वैल्यू दी हुई है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ है तुम्हारा 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। इन दोनों का समेशन अगर मैं करूँ सी वेक्टर कहूँ उसको मैं, तो क्या हो जाएगा? ये इनके आई वालों को जोड़ लो, जे वालों को जोड़ लो, के वालों को जोड़ लो, तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा? 3i प्लस 1 माइनस 1 0, 0 इंटू जे
प्लस 5k, ये हो गया आंसर आपका, ठीक है ना। और इसको अगर अपन डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो क्या करते हैं आप, है ना, एक पैरेललोग्राम से कंप्लीट कर डालो, ठीक है, और ये वाली लाइन खींच डालो, ये होता है आपका एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, बस यही है, इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब इस पे प्रॉपर्टीज हम बता रहे थे कि ये आपकी होगी कम्यूटेटिविटी। फिर नेक्स्ट आपका आता है एसोसिएटिविटी, इसमें क्या करो, एक सी और घुसेड़ दो इसमें, तो अगर अपन ये करें या अपन ये करें बात बराबर है, ठीक है ना। ये हर जगह अप्लाई नहीं होती है, एडिशन में हो रही है, ये ऑब्वियस चीज नहीं है। कई लोग समझते हैं अरे ये तो हो रहा होगा, ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है एडिशन का, ये चीज मल्टीप्लिकेशन वगैरह में हर जगह होल्ड नहीं होती है, ठीक है ना। या जैसे इवन अगर आप मतलब कुछ सर्टेन डिविजन्स की बात करोगे ना, उनमें चीजें होल्ड नहीं भी होती कहीं कहीं पे, ठीक है, मैं बता दूंगा कहाँ पे नहीं होती है। जैसे मैट्रिसेस वगैरह में कई बार पंगा हो जाता है इन चीजों में, है ना, तो इनको अज्यूम करके ना चलें, जहाँ प्रॉपर्टी बता रखी है वहाँ समझे कि क्यों लग रही है और उसके हिसाब से करो। अब यहाँ पे जीरो वेक्टर कॉन्सेप्ट आता है, ए वेक्टर के अंदर तुम नल वेक्टर है जीरो वेक्टर ऐड करोगे तो क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है ए ही आएगा, सबने पढ़ा है कि भाई 5 के अंदर जीरो जोड़ते हैं तो 5 आता है। वैसे ही ए वेक्टर के अंदर तुम इसका नेगेटिव ए वेक्टर, अब नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, जैसे ये ए वेक्टर है, इसमें क्या करो, सेम चीज करो, इसकी डायरेक्शन उल्टी कर डालो, ये नेगेटिव ए वेक्टर हो गया, ठीक है। जैसे आप फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन या 5 न्यूटन, तो इसका ऑपोजिट फोर्स क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन, ठीक है ना, तो ये जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कुछ है ही नहीं तो खतरनाक है, ये तो यहाँ पे लिखा है ना, ए वेक्टर को उधर लेके जाओ तो ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर, ठीक है, एक ही चीज लिखी है ये दोनों। फिर अपन कुछ और चीजें देखते हैं, अब ये थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी एक है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का तुम अगर सम करके उसका मॉड्यूलस लेते हो, ठीक है, वो इन दोनों के इंडिविजुअल सम से हमेशा छोटा होगा। अभी समझो क्यों हो रहा है, जैसे तुम्हारे पास हमने देखा था पैरेललोग्राम वाला, ठीक है, जैसे ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, इनका सम ये हो गया, ठीक है। तो आपको क्या ये चीज समझ में, अगर अपन जैसे इस ट्रायंगल की बात करें, यहाँ पे भी ए वेक्टर ये, इस ट्रायंगल की बात करो, ठीक है, आपने ये चीज पढ़ी है कि सम ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द अदर साइड, तो वैसे ही ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज ग्रेटर देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये यहाँ से आ जाता है, समझ रहे हो, इस ट्रायंगल से, ठीक है ना। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा कनेक्शन हो गया बिटवीन ट्रायंगल्स एंड वेक्टर्स, ठीक है। इस पेपर कई सारे क्वेश्चन वगैरह भी देख सकते हैं, बहुत सारे बनते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में मिल जाएंगे, यहाँ पे मैं बता दूंगा, है ना। और इसका एक और भाई भी है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मॉड है वो हमेशा ग्रेटर होगा इनके इंडिविजुअल मॉड के डिफरेंस के मॉड से, समझ गए। अब ये कैसे आ रहा है, ये अब आएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की अप्रोच से, जैसे तुम्हारा ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मतलब क्या होता है, ए वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। तो बी वेक्टर को उल्टा कर डालो और यहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट करके इसको जोड़ कर डालो, ठीक है ना, ये हो जाता है आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब इसमें आप देखो इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को देखो, ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, इस ट्रायंगल को देखो, तो इस ट्रायंगल के अंदर ऐसा नहीं बोल सकते कि यार अगर आपके पास कोई दो ट्रायंगल, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है उसके अंदर डिफरेंस ऑफ टू साइड्स जो होती है ना वो हमेशा होती है लेस देन द अदर साइड, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा तो समझ जाओ। तो ये यहाँ से आ जाता है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का अपन डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस के लिए मॉड यहाँ पे एक और लगाना पड़ेगा, इट विल ऑलवेज बी लेस देन द अदर साइड, ठीक है, यहाँ से आ जाता है। तो ये इंटरेस्टिंग ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज सामने निकल के आ रही है यहाँ पे, है ना। तो अब यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन वगैरह करा देता हूँ यार, है ना। जैसे एक अपन क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि अगर तुम्हारे पास 3 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, तो सॉरी एक ट्राइंगल है तुम्हारे पास, और इस तरह क्वेश्चन काफी आते हैं, जेई मेन वगैरह वालों को काफी ज्यादा पसंद है इस तरह क्वेश्चन, क्योंकि ये देखो इजी भी नहीं है और हार्ड भी नहीं है, तो ये जेई मेन का एग्जैक्ट लेवल हो गया, ठीक है ना। जैसे तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसकी जो साइड्स है इनके वेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है, क्या क्या दिए हुए हैं, ए बी वेक्टर जो है वो क्या है, कैटबूस्ट वेक्टर, समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना, ये आपका ए बी वेक्टर दिया हुआ है, ए सी वेक्टर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है, और बस इतना दिया हुआ है। अब आपको ये बोला जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए, तो ए बी वेक्टर में पता है, ए सी पता है, अब मीडियन क्या होता है याद करो, मीडियन क्या होता है, ये आगे वाला जो सेगमेंट है ना इसके मिड पॉइंट से कनेक्ट होने वाली वस्तु, ठीक है ना, ये चीज है आपकी मीडियन, ये है, तो हमें भाई ये वेक्टर पता है, हमें भाई ये वेक्टर पता है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आपको जैसे एडी वेक्टर चाहिए ना, एडी वेक्टर इज व्हाट, एडी वेक्टर इज व्हाट, ए बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर, कैसे कैसे देखो, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ये भी आपने पढ़ा होगा कि अगर आपको दो वेक्टर्स का सम करना है उनको हेड टू टेल रख दो, मतलब ये ए टू बी और फिर बी टू डी, तो ये ए टू डी जो है ना, ये ए टू डी जो होता है ये होता है आपका ए बी प्लस बी डी वेक्टर,
ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं, कि अगर आपको दो वेक्टर्स का सम करना है, जैसे AB वेक्टर प्लस AD BD करना है, तो एक के हेड पे दूसरे का टेल पटक दो और फिर उनके टेल और हेड को कनेक्ट कर दो। जैसे यहाँ पे देखो AB के जो हेड है, मतलब B जो है उसका हेड है, उसके ऊपर BD पटक दिया और आंसर निकाल लिया। वैसे यहाँ पे देखो AD वेक्टर क्या होगा, AB प्लस BD, एक तरह से रोड की बात है कि अगर आपको A से B ट्रैवल करके जाना है, दैट इज व्हाट, A टू B ट्रैवल करके जाओ, B से D ट्रैवल करके जाओ, ठीक है ना। तो अब ये क्या है, AB वेक्टर प्लस हाफ ऑफ BC वेक्टर, ठीक है, विच इज नथिंग बट AB by 2 प्लस AB प्लस BC by 2। अब AB प्लस BC क्या है, देखो AB प्लस BC इट इज नथिंग बट AC, क्योंकि A से B जाके B से C जा रहे हैं, इट इज नथिंग बट A से C जाना, ठीक है। तो आवर आंसर इज AB प्लस AC by 2, ठीक है। AB प्लस AC by 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप, थोड़ा फास्ट में कैलकुलेशन कर रहा हूँ यार, 5/2k कैप, ठीक है ना। तो इसकी आप लेंथ निकाल सकते हो, अब लेंथ इसकी जितनी भी आ जाएगी कैलकुलेट करके, ठीक है। समझ गए, ओवरऑल समझना क्या था इस क्वेश्चन में अपन ने क्या समझा कि भाई वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, थोड़ा ट्रायंगल वगैरह के हिसाब से सोचा कैसे जाता है, ठीक है। आप एक तरह से रोड की तरह समझो कि यार A से D जाना है तो A to B गए और B to D गए, ये घर से दुकान जाना है तो ऐसा भी कर सकते थे, घर से स्कूल गए, स्कूल से दुकान गए, ठीक है, वही वाली बात है, समझ में आया। चलो ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ और बातें आती हैं आपकी, सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये वो, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि अगर तुम्हारे पास जैसे हाँ, अब यहाँ पे पोजीशन वेक्टर नाम का कॉन्सेप्ट आ जाती है। जैसे तुम्हारे पास एक पॉइंट है A, ठीक है, हम अगर ओरिजिन से लेके A पे एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं ना, इसको कहा जाता है A का पोजीशन वेक्टर, बस यही है, ठीक है। जैसे ये पॉइंट 2, 3, 6 है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, तो ओरिजिन क्या होता है 0, 0, 0, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है ये, 2 - 0 i कैप प्लस 3 - 0 k कैप, सॉरी j कैप प्लस 6 - 0 k कैप, यही है बस, ठीक है ना। तो ये अपने पास आ गया पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ये सब फिजिक्स में तुमने पढ़ा हुआ, अभी तक कुछ भी नया नहीं बताया मैंने, ठीक है। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास दो वेक्टर है, जिनकी पोजीशन वेक्टर A वेक्टर और B वेक्टर है, तो इनके बीच की डिस्टेंस हो जाती है A वेक्टर माइनस B वेक्टर का मॉड, ठीक है। मतलब कुछ भी नहीं है ये, क्या बताऊं इसके अंदर में, जैसे ये देखो, ये एक B है, आपको बोला कि A से B डिस्टेंस कितना, तो क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, इसका डिस्टेंस माइनस उसका डिस्टेंस, और क्या है, ठीक है ना। अब ये कैसे आया तुम लोग बताते हैं। जैसे तुम्हारे पास ये ट्राइंगल है ABC, ABO, हमें बोला है कि A और B के बीच में डिस्टेंस चाहिए कि यार ये वेक्टर कितनी इसकी लेंथ चाहिए, तो ये वेक्टर की लेंथ कितनी हो जाएगी बताओ, यहां से गए और फिर यहां पे गए, ठीक है। अब ये O to B क्या है, B वेक्टर है, बहुत सही, ठीक है। अब ये A to O क्या है, ये नेगेटिव ऑफ A वेक्टर है, क्योंकि इसका पोजीशन वेक्टर इधर से इधर जा रहा था, तो ये नेगेटिव ऑफ है, इसका मॉड ले लिया। अब मॉड में तो उल्टा सीधा सेम ही होता है ना, तो ऐसे आया है ये चीज, समझ में आया। अब एक और आ जाता है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो हमारे पास, और ये सारी चीजें आपने पहले पढ़ी हुई है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये चीज फिर भी दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, वो भी बता देता हूँ। जैसे तुम्हारे पास एक पॉइंट है A, जिसका जो पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है, एक पॉइंट है B, जिसका पोजीशन वेक्टर B वेक्टर है, और आपको बोला गया कि हमें यार एक ऐसी पॉइंट बताओ जिसका, जो यहाँ पे हमें एक ऐसे पॉइंट चाहिए C, जो कि इसको m/n रेशियो में डिवाइड करता हूँ, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर बताओ, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है, और ये यार आप चीज खुद से सोचना थोड़ी, ये आपका सेक्शन फॉर्मूला है, n × A वेक्टर प्लस m × B वेक्टर अपॉन n + m, ये होता है इसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला है यार, ये चीज आप कर सकते हो, ये चीज आप कर सकते हो। क्लास 10th में आपने इसको 3D ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ था, थोड़ा बहुत मैं जो कह रहा हूँ ना, ऐसे ट्रायंगल बना के थोड़ा सोचने की कोशिश करो कि कैसे आएगा, ठीक है। ये आप कर सकते हो यार, है ना। इतनी स्पून फीडिंग मैं नहीं करूंगा आपको कि भाई ये चीज भी आपको प्रूव करके बताए, ठीक है। थोड़ा आपको ये सोचना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपन एक ज्योमेट्रिकल बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, जिस तरह क्वेश्चन काफी ज्यादा आ जाते हैं जेईई में, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़े प्यारे हैं जेईई को। तो आपके पास एक पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन, ठीक है। अब ये रेगुलर बनी नहीं बने मेरे को नहीं पता, मैं ट्राई करूंगा, ठीक है ना। और ये इसका सेंटर है O, ठीक है। ये ABCDE आपके पास एक रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन मतलब साइड बराबर, और इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है वो O है, ठीक। अब आपको ये बोला गया है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AB वेक्टर प्लस 2BC वेक्टर प्लस 3CD वेक्टर प्लस 4DE वेक्टर प्लस 5EA वेक्टर, ये कितनी वैल्यू होगी, ठीक है। और ये OA वेक्टर जो है, इसकी वैल्यू को A दे रखी है, ये A वेक्टर है, OA की वैल्यू A वेक्टर दे रखी है, ठीक है। तो अब यार आपको यहाँ पे ये सोचना है कि अगर अपन इन सारे वेक्टर्स को, है ना, ये आपका OA को अपन A बोल डालें, ठीक है, OA वेक्टर को अपन A बोल डालें, OB वेक्टर को अपन B बोल डालें, इस तरह से अगर अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो AB वेक्टर कितना, सोचो, जैसे ये B है,
ये सी है, ये डी है और ये ई है। अगर अपन ये नॉमेनक्लेचर कर डालते हैं, ठीक है, तो ए बी वेक्टर क्या है बताओ, ए बी वेक्टर क्या होगी, ए से बी अपन जा रहे हैं, यानी कि पहले ए से ओ गए, फिर ओ से बी गए, ओ से बी जाना क्या हो गया बी, और ए से ओ जाना क्या हो गया माइनस ए, क्योंकि देखो ओ से ए है, तो ए से ओ क्या होगा माइनस ए, तो ये अपने पास पहला वेक्टर आ गया। प्लस 2, तो अगर आप ध्यान से देखो ना तो ए बी का मतलब क्या है कि बाद वाला माइनस फर्स्ट वाला, तो ये भी क्या हो जाएगा सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, करके देखोगे यही आएगा। प्लस 3 डी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर, प्लस 4 ई वेक्टर माइनस डी वेक्टर, प्लस 5 ए वेक्टर माइनस ई वेक्टर। सम करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए कितना बचेगा आपके पास 4 ए वेक्टर बचेगा, ठीक है, बी कितना बचेगा ये माइनस बी, ठीक है, ये माइनस बी वेक्टर बचेगा। फिर अगर मेरे पास नेक्स्ट क्या बचेगा, सी कितना बचेगा 2 माइनस सी वेक्टर 1 बचेगा, माइनस डी वेक्टर बचेगा, माइनस ई वेक्टर 1 बचेगा, यानी कि अपने पास फाइनली क्या बच जाएगा 5a माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर की वैल्यू पता है कितनी थी, वो थी आपकी 0। क्यों, क्योंकि ये एक रेगुलर पेंटागन है, इसके वर्टिसेस पे आप अगर 5 निकाल रहे हो वेक्टर्स जो इक्वली डिस्टेंस है, ये तीनों सारे इक्वल एंगल्स है ना, तो बताओ क्या रिजल्टेंट होगा, 0 होगा ना। एक पॉइंट पे अगर आप 5 फोर्स इक्वल लगाते हो सारी डायरेक्शन में तो 0 वैल्यू आ जाती है ना नेट, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी और फाइनल आंसर बचेगा 5a वेक्टर, ठीक है ना, समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार जे वाले पूछते हैं, तो ऐसे में आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। पहला सिमेट्री यूज करनी, सिमेट्री से अपन इस चीज को 0 बोल पाए, ठीक है। दूसरा आपको थोड़ा कन्वेंशन थोड़ा अच्छा करना आना चाहिए। कई बार क्या होता है कि इस तरह क्वेश्चंस में आप ट्राई करो कि वेक्टर्स एमिनेटिंग फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट के फॉर्म में आप ले आओ। जैसे यहाँ पे बी वेक्टर जो था ना और ए वेक्टर सी वेक्टर ये क्या है 0 से निकल रहे थे, तो इनको बाद में कैंसिल करना इजी हो गया। तो आप इस तरह की चीजें सोचो थोड़ी, है ना। चलो यार अब अपन, ठीक है ये तो हो गया अपना। अब अपन यार चलो ये कुछ अपन ने बेसिक वेक्टर सीख लिया, अपन कुछ बेसिक 3D सीखेंगे, ठीक है, बेसिक 3D अपन देखेंगे। तो जैसे तुम्हारे पास जैसे कोई पॉइंट है, ये सब तुमने 11 में मैंने बता रखा है अभी, ठीक है, क्या होता है अभी 3D ज्योमेट्री, ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। तो हमारे जैसे कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है ना। तो बस यही होता है, मतलब अगर x एक्सिस के लॉन्ग x डिस्टेंस है, y के लॉन्ग y है, बस एक z की तरफ और चले जाओ, ठीक है ना, वही वाली बात है, ये सब आप इंट्यूशन कर सकते हो, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा बताओ, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है ना। इसका पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा। और आपको अगर 2 पॉइंट्स दिए हुए x1, y1, z1 और x2, y2, z2, ये आपके पास 2 पॉइंट की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वही डिस्टेंस फॉर्मूला ये 11 में भी बताया हुआ है, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 होल स्क्वायर, खत्म क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस तरह क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 2 पॉइंट दे देंगे, डिस्टेंस निकालो, ये निकालो, वो निकालो। कभी-कभी जेईई मेन में इजी वाले सवाल इनसे उठ के आ जाते हैं, ठीक है, तो ये अपन को फॉर्मूले ऑफ कोर्स पता होने चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो वो क्या हो जाएगी, अगर जैसे तुम्हारे पास कोई पॉइंट है x1, y1, z1, इसकी आपको अगर x एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, जैसे आपको निकालना है कि x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, तो आप क्या करो, x के अलावा वाले सारे का स्क्वायर करके सम कर लो, ठीक है ना, समझ में आया। तो अब यहाँ पे लोकस बेस्ड क्वेश्चन कई सारे बन जाते हैं, ठीक है। जैसे अपन एक क्वेश्चन अगर अपन देखें, मैं आपको एक बता देता हूँ, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स, ठीक है, find locus of a point which moves, ठीक है ना, such that sum of distances from points कौन से 0, 0, माइनस अल्फा, ठीक है, b कौन सा है आपका 0, 0, अल्फा इज कांस्टेंट, ठीक है। फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम दीस पॉइंट्स इज कांस्टेंट। तो उसका अगर आप पॉइंट है, उसका अगर आप मान लेते हो x, y, z उसका है, मतलब उसके जो वेरिएबल पॉइंट को आपने अज्यूम कर लिया, तो सम निकाल के ऐड कर दो, हम बोलेंगे कि यार वो कांस्टेंट होना चाहिए, खत्म बात, ठीक है ना। और अपन ये मान लेते हैं उस कांस्टेंट की वैल्यू जैसे 2a है, ठीक है, मतलब a + a 2 है, ऐसा कुछ मान लिया, तो क्या करेंगे अपन, x - 0 होल स्क्वायर प्लस y - 0 होल स्क्वायर प्लस z माइनस अल्फा होल स्क्वायर, ये हो गया पहला डिस्टेंस। और दूसरा डिस्टेंस क्या हो गया बताओ, x - 0 होल स्क्वायर y - 0 होल स्क्वायर प्लस z माइनस अल्फा होल स्क्वायर इक्वल टू 2a। तो ये हो गया बस। अब आपको क्या करना है, एक को इधर लेके जाना है, स्क्वायर करके खोलने की कोशिश करनी है,
ठीक है ना। आप स्क्वायर करके खोलोगे तो ऐसा कुछ आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस एल्फा होल स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस एल्फा होल स्क्वायर माइनस 4a रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस एल्फा होल स्क्वायर। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, और इनमें भी काफी कुछ कट जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आपके पास जो बचेगा ना वो कुछ ऐसा रहेगा, 4 एल्फा जेड, ठीक है, यहाँ से 2a, यहाँ से 2 एल्फा इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 4a रूट ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस एल्फा होल स्क्वायर। तो इसको तुम जो भी वो सब होता है रिडक्शन वगैरह करोगे तो लोकस कुछ ऐसी आ जाएगी। अब ये कैलकुलेशन फाइनल करने अपन यहाँ पे नहीं आए है ना, वो आपको 11 तक में सीखना था अच्छे से, जो मैंने वैसे काफी हद तक आपको एंड तक लेके आ भी जाऊँ। अब और ज्यादा सॉल्व करोगे एक स्टेप और है, अभी इतना तो मेहनत करो खुद से, है ना, जेई के अंदर नहीं आएगा कोई आपको करवाना है ना, तो ये आ जाएगा आपका, ये इसका लोकस आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह के लोकस फोकस के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो आप देख सकते हो। ठीक है, करके बता दिए क्वेश्चन मैंने, यहाँ कलर बड़ा घटिया है, चेंज करो। अब यहाँ पे कुछ सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला आ जाता है कि यार आपके पास 2 पॉइंट्स हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2। ठीक है, इस पे यार बहुत सारे क्वेश्चन आप क्लास 10 वगैरह में करते रहते हो, मैं जबरदस्ती इसमें रिपीट नहीं करवाऊंगा, टाइम पास। ठीक है ना, जो चीज नहीं सीखनी है वो अपन जाएंगे। अगर आपको पॉइंट चाहिए सच दैट वो m/n में डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ, सिंपल चीज है यार, mx2 प्लस nx1 अपॉन m1 प्लस n, सॉरी m प्लस n, ये आपका पहला, फिर my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये दूसरा कोऑर्डिनेट, mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n, ये तीसरा कोऑर्डिनेट। आंसर आ गया, ये खत्म बस। ठीक है ना। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे m और n की वैल्यू 1:1 डाल दो, x1 प्लस x2/2 वगैरह वगैरह। सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल अगर फाइंड करना है g, ठीक है, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, अगर तुम्हारा ट्रायंगल है, ठीक है, ये x1 y1 z1 है, ये पॉइंट, ये x2 y2 z2 है, और ये x3 y3 z3 है। ठीक है, तो इसके क्या हो जाएंगे पॉइंट, सेंट्रोइड का फॉर्मूला ये हो जाता है। ठीक है, y के अंदर भी आप y1 प्लस y2/3, z में भी by 3। ठीक है ना, समझ गए। इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, इन सेंटर, जिसको मैं आई से नोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ये वाली साइड आपकी a है, इसके अपोजिट वाली साइड b है, इसके अपोजिट वाली साइड c है, ये a वर्टेक्स a के सामने वाली साइड a, वर्टेक्स b के सामने वाली साइड b, वर्टेक्स c के सामने वाली साइड c, जैसे ये है। तो ये इन सेंटर की वैल्यू क्या हो जाती है, a इंटू x1 प्लस b इंटू x2 प्लस c इंटू x3 अपॉन a प्लस b प्लस c। सिमिलरली a इंटू y1 प्लस b इंटू y2 प्लस c इंटू y3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ब्ला वही। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट याद कर लिया करो, उससे बाकी चीज याद रहती है। ठीक है, इन सेंटर क्या होता है यार, ये आपने एसओटी में पढ़ा हुआ है, मैंने बताया था कि यार ये बीच में एक सर्कल ड्रॉ कर लो, जो तीनों को टच कर रहा हो साइड को, इन सेंटर होता है। ठीक है ना, तो ये आपको आ गया। चलो ठीक है, समझ गए अपन, चीज इन सेंटर का फॉर्मूला पता चल गया, सेंट्रोइड का फॉर्मूला पता चल गया, बाकी सब यार अपन बहुत ज्यादा इन पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, अब एक क्वेश्चन चलो करा देता हूँ आप लोग के लिए मैं बस। ठीक है ना, एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ज्यादा इनमें टाइम वेस्ट नहीं करना अपन को। जैसे आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसके जो वर्टिसेस हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, एक वर्टेक्स है आपका 5,4,6, एक वर्टेक्स है आपका 1,-1,3, एक वर्टेक्स है आपका क्या 4,3,2। ठीक है, ये जैसे आपके तीनों वर्टिसेस हैं, आपको ये बोला गया कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAC, एंगल बाइसेक्टर मतलब ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। ठीक है, ये आपका मीट करता है BC को D में, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AD। ठीक है ना, अब यहाँ पे आप समझो इस बात को, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी यार कि एंगल बाइसेक्टर जो होता है ना वो AB/AC के रेशियो में काटता है लाइन को। ठीक है, तो अगर आपको AD निकालनी है तो आपको क्या चाहिए, D के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, क्योंकि D का कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के AD की वैल्यू निकाल लोगे। तो अपने को देखो, मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को सोचते कैसे हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनो क्या बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन में फाइनली क्या चाहिए, AD चाहिए, AD कैसे आएगा, D का कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम थी अपन को फाइंड AD, प्रॉब्लम को रिड्यूस करते जाना है। ठीक है यार, ये तो आ नहीं रहा है, तो अपन को क्या चाहिए, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D कहां से आएगा, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ D के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सेक्शन फॉर्मूला विद दिस फैक्ट कि यार इस BC के अंदर अपन सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे इन द रेशियो AB/AC। तो अब अपने पास नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आ गई, फाइंड AB एंड AC। तो AB और AC की वैल्यू फाइंड करेंगे सेक्शन डिस्टेंस फॉर्मूला से।
ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, उस रेशियो के अंदर डी को डिवाइड कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, आउटलाइन कर दिया मैंने कैसे करना है, सोचना कैसे वो भी बता दिया। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन है प्योर। ओके, अब चलो यार अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अपन आते हैं यार एक नए कॉन्सेप्ट पे, डायरेक्शन रेशियो नाम करके। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन भी कहा जाता है। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है यार, कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, if alpha beta and angle are the angles which are directed lines make with the positive directions of angle of x y and z। ठीक है, मतलब जैसे तुम्हारे पास ये तीनों एक्सिस है अपने प्यारे, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये अपना फिर ये z एक्सिस है, और एक लाइन जा रही है यार p जो y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रही है, z एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रही है और x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है। ठीक है ना, तो cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा जो होते हैं ना, वो होते हैं आपके डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, क्योंकि कोसाइन ले रहे हैं तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाते हैं, और इनको अपन एल एन एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एल हो जाता है, ये एम हो जाता है, ये एन हो जाता है। ठीक है ना, अब इनकी इनकी अब क्या है, मतलब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस मेरे भाई ये है कि इनका अगर आप सम ऑफ स्क्वायर करते हो ना, वो 1 आ जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, कि इनका सम जो है वो 1 आ जाता है। अब ये कैसे आ रहा है वो मैं तुम्हें निकालने की अगर कोशिश करूं तो आप ये समझो कि अगर इसकी लेंथ p है, ठीक है ना, अगर इसकी लेंथ p है इस वेक्टर की, तो बताओ कि इसका अलोंग द x एक्सिस कितना प्रोजेक्शन होगा, p cos अल्फा। ठीक है, देखो ना, इसका अगर अपन cos अल्फा ले लेंगे तो अलोंग द x एक्सिस प्रोजेक्शन आ जाएगा, उसका स्क्वायर करो। ठीक है, अलोंग y एक्सिस क्या प्रोजेक्शन होगा, p cos बीटा हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तो और क्लियरली दिख रहा है, ये देखो ये प्रोजेक्शन होगा ना इसका, और इसका तुम z एक्सिस के अलोंग अगर प्रोजेक्शन लो, वो क्या हो जाएगा, p cos गामा। इनका स्क्वायर करके सम करेंगे तो मेरे भाई बताओ ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर क्या दे देगा, p ही दे देगा, क्योंकि आपने प्रोजेक्शंस का सम ऑफ स्क्वायर कर दिया। ठीक है ना, पाइथागोरस, p कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये चीज आ जाती है। ठीक है, तो ये अच्छी चीजें हैं कुछ जो मैंने बता दिया भाई ये क्या होता है। अब अपन इसकी बेस पे यार पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बस मेनली यही प्रॉपर्टी है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो वगैरह वगैरह इसकी जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह रहती हैं, है ना, मतलब इसी के बेसिस पे लोग बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऑफ कोसाइन बना देते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। कुछ भी नहीं है, ये डायग्राम दिमाग में रखना, कॉस वगैरह कैसे लेते हैं दिमाग में रखना, और इनकी वैल्यू जो 1 आती है सम ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन अपन देखते हैं यार कि आपके पास जैसे कोई एक लाइन है जो अल्फा बीटा गामा एंगल बना रही है विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ cos 3 अल्फा अपॉन cos अल्फा। इसका मतलब है ये पूछा गया है cos 3 अल्फा बाय cos अल्फा प्लस cos 3 बीटा बाय cos बीटा प्लस cos 3 गामा बाय cos गामा। अब आपको याद हो तो इनकी वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, cos 3 अल्फा कितना होता है, 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका समेशन ऑफ 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा डिवाइड बाय cos अल्फा। तो cos अल्फा से cos अल्फा गया, ये स्क्वायर बन गया। तो यू आर बेसिकली सेइंग कि हमें चाहिए फाइनली 3 समेशन ऑफ cos स्क्वायर 4 इनटू समेशन ऑफ cos स्क्वायर अल्फा माइनस 3 समेशन ऑफ cos अल्फा। अब ये चीज 1 होती है, हमने बताया था, यानी क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 समेशन ऑफ cos अल्फा। ठीक, और ये तो ये तो समेशन ऑफ 1 हो गया, ठीक है, तो कट गया, माइनस 3 इनटू समेशन ऑफ 1। ठीक है, यानी 4 माइनस 3 इंटू 3 यानी कि माइनस 5। ठीक है कि नहीं है, अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था, ये क्वेश्चन जेई मेन में आने जैसा क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इस तरह की बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वगैरह दिमाग में रहे, थोड़ा दिमाग सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, तो क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है ना, अब यार अपन नेक्स्ट आते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स या स्केलर या डॉट प्रोडक्ट वगैरह इन चीजों के ऊपर। ठीक है ना, तो चलो अपन देखते हैं यार। ठीक, तो आपके पास जैसे कोई दो लाइंस हैं, ठीक है, या दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, मोर अगर अप्रोप्रिएटली बोले ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो सिंपल सी बात है, इनकी टेल्स को साथ में लिया हो, इनके बीच में जो एंगल बन रहा होगा तो पैरेलल शिफ्ट करके वो हो जाता है इनके बीच का एंगल। अब इसको निकालने का एक तरीका होता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट सबको पता है, बेसिकली सबने पढ़ा हुआ है, ए डॉट बी डिफाइन किया जाता है इस तरीके से। ठीक है, ये डेफिनेशन है। ठीक है ना, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है जब cos थीटा 1 हो, मिनिमम क्या हो सकती है जब cos थीटा -1 हो, है ना। अगर वैल्यू की बात की जाए कि एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी हो सकती है 0, तो वो 0 हो सकती है जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। ठीक है ना, तो इसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन वगैरह अपने सबने देख रखा है कि भाई इसको अगर अपन यहाँ प्रोजेक्ट करेंगे और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर डालेंगे, वो जो होता है वो हो जाता है।
अब इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज अपन की फटाफट से देख लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे अपन, ठीक है ना। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी ये है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का मतलब क्या है, ये कितना हो जाएगा बताओ, ये a cos थीटा, यानी कि a वेक्टर इंटू, ठीक है, a वेक्टर इंटू मतलब a cos थीटा अगर तुमको चाहिए ना, ये हो जाएगा a डॉट बी अपॉन मॉड बी। देखो इस इक्वेशन से आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर हमें वैल्यू चाहिए इतनी ही आएगी, ठीक है ना। अब इसके अंदर दूसरी प्रॉपर्टीज की ये होती है कि कम्यूटेटिव होता है, तो a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, क्योंकि देखो कुछ मैग्नीट्यूड है, मल्टीप्लिकेशन में तो कुछ पंगा ही नहीं है, ठीक है। और अगर आप इस तरह की कोई हरकत कर रहे हो तो यहाँ पे अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, ये भी आप समझ ही सकते हो इस तरह के फॉर्मूले से, है ना। नेक्स्ट अपन देखते हैं नेक्स्ट क्या आ जाता है इसमें। नेक्स्ट मेरे पास प्रॉपर्टी एक आती है मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर वाली। तो अगर तुम्हारे पास एक एम ए वेक्टर है, उसको तुम बी से अगर मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो डॉट प्रोडक्ट करके, इट इज द सेम एज ए वेक्टर इनटू एम टाइम्स बी वेक्टर, ठीक है, विच इज द सेम एज एम टाइम्स इनटू ए डॉट बी वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे एम स्केलर होना चाहिए, वेक्टर मत घुसा देना, 2 3 4 ई पाई ये होना चाहिए, -1 -1/2 -1/√2 वगैरह, ठीक है। अब ये एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी आई डॉट आई 1 होता है, जो तुम सोच ही सकते हो यार, क्योंकि इनके बीच में एंगल 0 है और मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 × 1 × cos 0 यानी 1। जे के केस में भी सेम होता है, के केस में भी सेम होता है। ए डॉट ए क्या होता है, मॉड ए इंटू cos 0, क्योंकि एक एंगल मतलब एक ही वेक्टर का उसका खुद के साथ एंगल 0 ही होगा ना मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा ये cos 0 डिग्री, सॉरी, तो ये हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। अब जैसे एक और चीज अपन देखते हैं, और ये आप सबको वैसे पता था ऑलरेडी, मैं फिर भी रिवाइज करवा देता हूँ। ये अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, तुम सब समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। और ये आपके पास एक और वेक्टर है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, तो क्या हो जाएगा बताओ, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, a1 × b1 प्लस a2 × b2 प्लस a3 × b3। समझ गए, सिंपल सी बात यार, खत्म, ठीक है। तो अब अपन एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, ये थोड़ी कई बार काम आ जाती है, हाँ ये थोड़ी कई बार काम आ जाती है। वो ये यार कि आपके पास अगर एक वेक्टर ए है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए वेक्टर डॉट आई कैप टाइम्स आई कैप प्लस बी वेक्टर डॉट जे कैप टाइम्स जे कैप प्लस सी वेक्टर डॉट के कैप टाइम्स के कैप। ये अपन क्या कर रहे हैं ध्यान से समझो, अपन ने ए वेक्टर का ए के अलोंग प्रोजेक्शन निकाल डाला, ठीक है, प्रोजेक्शन निकाल डाला, और उसको अपन ने कह दिया उसको आई से मल्टीप्लाई कर, तो सेम ही चीज है ये, समझ रहे हो। मतलब अगर आपके पास ये ए वेक्टर है, इसका आपने यहाँ प्रोजेक्शन निकाल डाला, इसको आपने निकाल के मल्टीप्लाई कर दिया आई कैप से, तो इट इज द सेम एज ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट इटसेल्फ। तो वही चीज को लिखने का नया तरीका है, कई बार इससे क्वेश्चन हो जाते हैं थोड़े ट्रिकी वाले, जो अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं यार एक और चीज की, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर जो होता है ना, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसको लॉ ऑफ साइंस बोला जाता है, प्लस माइनस 2ab मॉड ए मॉड बी cos थीटा, ठीक है ना। तो अगर प्लस है ऊपर तो ऊपर प्लस आएगा, ठीक है, और नीचे अगर माइनस है तो सॉरी अगर माइनस है a माइनस बी है तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। तो ये भी आप समझ गए। अब यार ये प्रॉपर्टीज थी, अब इनके बेस पे अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे अपन एक क्वेश्चन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री और ये मिक्स करते हैं अपन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फॉलोइंग टू वेक्टर्स, ठीक है। ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर आपको दे रखा है कौन सा, 7i कैप माइनस 2j कैप प्लस x के कैप। आपको बोला गया कि यार इन दोनों के बीच में ये x की वैल्यू क्या होनी चाहिए सच दैट कि इनके बीच का जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज हो, यानी कि क्या होगा कि a डॉट बी लेस देन 0 होना चाहिए, ये होता है ऑब्ट्यूज एंगल, और क्या होता है, यही होता है, ठीक है ना। तो क्योंकि समझो इस बात को कि क्या होता है, a मॉड a इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा, नेगेटिव कब होगा, जब थीटा ऑब्ट्यूज होगा, ठीक है, तब ये आपकी वैल्यू आ जाती है नेगेटिव में। यानी कि अपन कहेंगे 14x² माइनस 8x प्लस x लेस देन 0, यानी 14x² माइनस 7x लेस देन 0, यानी अपन बोल सकते हैं x इंटू 2x माइनस 1 लेस देन 0, यानी कि x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके हाफ तक। तो इस वैल्यू के अंदर आपका वैल्यू ऑब्वियस रहेगा, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी और ये कॉन्सेप्ट मिक्स किया गया था वेक्टर्स का, ये जेईई मेन में आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब अपन जैसे थोड़ा सा इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगर आपके पास एक नहीं ये थोड़ा सिंपल हो गया, मैं फिर नोट में से एक अच्छा क्वेश्चन निकालता हूँ यार, फिर वो आपको करवाता हूँ मैं। हाँ चलिए और अपन देखते हैं,
आपके पास एक एंगल है, ठीक है, जैसे आपके पास एक है वेक्टर पी वेक्टर इक्वल टू है, चलो ट्राइंगल का क्वेश्चन करते हैं। ट्राइंगल के क्वेश्चन जो होते हैं ना उनमें क्या है कि आते रहते हैं, जेई वालों को बहुत ज्यादा पसंद है और ये काफी अच्छे क्वेश्चन भी है क्योंकि इसमें दो चीजें एक साथ टेस्ट हो रही है, ट्रिग्नोमेट्री भी टेस्ट हो जाती है, ज्योमेट्री भी टेस्ट हो जाती है, वेक्टर भी टेस्ट हो जाता है। तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, सॉरी साइड बी सी इन ट्राइंगल एबीसी, शो दैट ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है ना। ये काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आई थिंक क्लास 9 एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब अपन इसको अप्रोच कैसे करें, ठीक है। आप एक बार ए बी स्क्वायर को एक्सप्रेस करने की कोशिश करो, अपन इसको वेक्टर टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है। वेक्टर टर्म में लिखेंगे अपन जैसे, तो ए बी वेक्टर क्या है, ए बी वेक्टर क्या है सोचो, ए बी वेक्टर है ए डी वेक्टर प्लस डी बी वेक्टर, ए से डी गए डी से बी गए, ठीक है ना, समझ गए इतना। अपन अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो ये इसका स्क्वायर होगा, यानी कि ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर जो यहाँ पे भी दिख रहा है प्लस 2 ए डी वेक्टर डॉट डी बी वेक्टर, ठीक है। और ए सी स्क्वायर अगर अपन लिखते हैं तो ए सी स्क्वायर क्या है, ए सी स्क्वायर को आप इसमें ऐड करोगे ना, प्लस ए सी स्क्वायर भी जैसे अपन कर डालें वो हो जाएगा आपका कितना, ठीक है। ए सी क्या है, ए सी है ए डी प्लस डी सी, तो ये जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस 2 ए डी डॉट डी सी, ठीक है। ऐड करो इन दोनों को, ठीक है। ऐड करोगे तो क्या आएगा बताओ। अब यहाँ पे एक चीज आप ऑब्जर्व करो कि डीसी और डीबी बराबर है, तो अपन डीसी को डीबी ही लिख डालें, और डीबी और बीडी की वैल्यू तो सेम ही है ना, तो अपन उसको डीबी को बीडी लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये आ गया कहाँ से, ये और मेरे पास एक चीज और बच रही है, ये डी बी वेक्टर प्लस डी सी वेक्टर। अब मेरे भाई बताओ, डी बी वेक्टर इधर जा रहा है, डी सी वेक्टर इधर जा रहा है, दोनों सेम वैल्यू के, तो क्या हो जाएंगे 0, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो कई बार वेक्टर से चीज ईजी हो जाती है। अब ये चीज अगर आप 9th क्लास में ज्योमेट्री से करोगे ना बहुत डिफिकल्ट है, इतना ईजी नहीं है जितना इसमें दिख रहा है, ठीक है। तो कई बार वेक्टर से अगर अपन देखते हैं ना तो ईजी हो जाती है प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ये अपने वेक्टर लेंथ से क्वेश्चन देख लिया। अब यहाँ पे एक और चीज अगर अपन देखें, प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन ऑफ अ सेगमेंट ऑन अ लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन ऑन अ लाइन। तो तुम्हारे पास जैसे 2 पॉइंट है P और Q, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1 z1, Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है x2 y2 z2, ठीक है। इसका प्रोजेक्शन अगर आप एक लाइन पे लेते हो जिसके जो डायरेक्शन कोसाइन है वो LMNN है, ठीक है ना, उसकी वैल्यू आ जाती है आपकी उस सेगमेंट की लेंथ L इंटू x2 माइनस x1 प्लस M इंटू y2 माइनस y1 प्लस N इंटू z2 माइनस z1, बस, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ जाती है इसकी, मतलब ये वैल्यू ये होती है। और इसको अगर अपन वेक्टर फॉर्म में देखना चाहे तो मैंने आपको बता ही दिया था कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन अलोंग सम अदर लाइन इज गिवन बाय नथिंग बट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड बी, खत्म बात। और ये वही चीज लिखी हुई है, इन दोनों का अगर आप देखो ना, एक तो ये क्या है x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, तो दैट इनटू दिस a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड, वही चीज की गई है। और इसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही है, ठीक है, क्योंकि lnm तो 1 में ही होता है। तो इस तरह की चीजें आप देख सकते हो थोड़ी, ठीक है ना। तो इसमें अपन ने काफी सारी चीजें देखी, अपन ने वेक्टर के कुछ बेसिक्स देखे, ठीक है। फिर अपन ने क्या देखा, फिर अपन ने देखा 3D के बेसिक्स, अपन ने कुछ क्वेश्चंस किए, ठीक है, ज्योमेट्री बेस्ड, ठीक है, ट्राइंगल पे बेस्ड वगैरह वगैरह, और लास्ट में अपन ने देखी डॉट प्रोडक्ट और रिलेटेड प्रॉपर्टीज, ठीक है। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपके लिए मैंने ऑलरेडी कुछ चीजें लिख रखी हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट अपना नेक्स्ट पार्ट होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है आपका वो a क्रॉस b की तरह से लिखा जाता है। ये सब आपने पढ़ा हुआ है फिजिक्स के अंदर, है ना, टॉर्क प्रोग्राम में पढ़ा था ना। तो mod a into mod b into sin theta into n cap। n cap क्या है, इट इज अ डायरेक्शन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a and b, और उसको डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज किया जाता है। आप क्या करो कि a वेक्टर और b वेक्टर के अलोंग, मतलब a क्रॉस b किया तो a से शुरू करके b तक अपनी उंगलियों को कर्व करो, और जहां पे आपका थंब जा रहा होगा ना वो हो जाएगा आपका डायरेक्शन ऑफ n कैप, ठीक है। जैसे अगर आपकी जो स्क्रीन है इसके पैरेलल, मतलब जैसे आपकी स्क्रीन जैसे ये है, ठीक है, जैसे ये रेक्टेंगल आपकी स्क्रीन है, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर प्लेन देखो जो ऐसे जा रही है, ठीक है। तो एक वेक्टर आपका लो स्क्रीन के अलोंग, मतलब इस साइड के पैरेलल, और एक और वेक्टर आप लो जो आपकी स्क्रीन से बाहर निकल के ऐसे आ रहा हो, ठीक है, आपकी तरफ आ रहा हो। तो आपका अगर ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, तो a से b अगर आप अपनी उंगलियां घुमा के ले जाओगे ना तो कुछ इस तरह से जाएंगे आपकी उंगलियां,
ठीक है, जैसे ये देखो ना, उंगली आप घुमा के ला रहे हो इधर, तो आपका जो थंब है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, देखो करके देखो, ठीक है ना। तो नीचे की तरफ यहाँ पे आपका हो गया a क्रॉस b की डायरेक्शन, ठीक है, इसका जो कैप वाला वेक्टर है ना। तो ये आप सब समझते हो, ये सब आप जानते हो, इसमें कुछ नई बात है नहीं, कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ठीक है ना। तो a क्रॉस b जो होता है ना, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, इसका जो मॉड होता है ना, ये होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म बाय a एंड b। तो जैसे ये आपका a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, तो ये जो पैरेललोग्राम आप कंप्लीट करोगे ना, इसका जो एरिया है वो a क्रॉस b का मॉड से आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज देख लेते हैं फटाफट से, भी क्वेश्चन अगर देखेंगे कुछ, a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्शन उल्टी हो जाती है ना, उंगलियां उल्टी घुमाओगे तो उंगली डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, ठीक है, नॉन कम्यूटेटिव है। फिर आता है आपका नेक्स्ट वाली चीज कि m क्रॉस m इंटू a, यहाँ पे ये चीज ऑफ कोर्स वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अगर आप स्केलर m से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कर सकते हो जो आपको मर्जी पड़े, ठीक है, स्केलर से मल्टीप्लाई करने में कोई इश्यू नहीं है। फिर आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी इसके अंदर बढ़िया तरीके से रखती है, ठीक है, जैसे a क्रॉस b प्लस c है, तो उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इस तरीके से, कोई आपको रोक नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक, समझ में आया। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं यार कि अगर आपके पास a क्रॉस b की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है, a क्रॉस b अगर 0 है, इसका ये मतलब है, और इसका रिवर्स इम्प्लीकेशन भी है, ये इफ एंड ओनली वाली कंडीशन है कि a वेक्टर एंड b वेक्टर आर पैरेलल, ठीक है, कोलिनियर। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि यार आपका a और b में से कोई 0 नहीं होना चाहिए, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि a इक्वल टू k इंटू b वेक्टर, यहाँ पे k एक कॉन्स्टेंट या स्केलर है, ठीक है, समझ में आया इतना, ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अपन यहाँ पे कुछ और देखते हैं, i क्रॉस i इक्वल टू 0 होता है, j क्रॉस j 0 होता है, क्यों, क्योंकि बीच में एंगल 0 है, तो साइन 0 क्या हो जाएगा 0। a क्रॉस a फॉर एनी वेक्टर इन जनरल 0 ही होता है, सेम वेक्टर से करोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू की अगर अपन बात करें तो तुम्हारे पास अगर दो वेक्टर है, a इक्वल टू a1 i कैप प्लस b1 i j कैप प्लस c1 k कैप, ये तुम्हारे पास जैसे एक वेक्टर है, अरे ये क्या कर दिया मैंने, ये नहीं लेते अपन, a इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ये है जैसे b वेक्टर है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, जैसे ये आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है ना। इनका अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे ना, ऐसा कुछ आएगा, यहाँ पे i कैप j कैप k कैप लिख दो, और ये भी आपको आता है यार, ये आपको कितनी बार फिजिक्स में करा रखा है लोगों ने, ठीक है ना, पर फॉर्मूला लिख दिया। अब डिटरमिनेंट खोलना तो यार आना चाहिए भाई, अब ये नहीं आता है, आप मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ के आए हो, फिजिक्स लेवल में पढ़ के आए हो, और अगर आपको यहाँ पे इस स्टेज पे ये चीज नहीं आती तो बहुत दुखद बात है, आप जाके प्लीज रिवाइज करो, है ना। अपन चलो अब आगे बढ़ते हैं यार, ये अपन ने बता दिया, जो चीजें आती है उनको वापस नहीं जाएंगे अपन। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी इज एन कैप इक्वल टू a क्रॉस b अपॉन मॉड a क्रॉस b। अब ये क्यों किया अपन ने, और प्लस माइनस, क्योंकि अपन ने देखा था कि यार ये याद है, ये लिखा था मैंने, याद है कि भूल गए, ये क्या हो गया मॉड्यूलस, और यहाँ पे एन कैप आया था, एन कैप ये, ठीक है, प्लस माइनस, क्योंकि अगर आप एक पर आपके पास जैसे कोई वेक्टर जो परपेंडिकुलर टू प्लेन है, तो उसका जो अपोजिट वेक्टर होगा वो भी परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा, है ना, इस वजह से यहाँ पे माइनस साइन भी आया है, ठीक। तो चलो ये चीज हो गई। अब अगर अपन को ऐसा बोला जाए कि यार अपन को एक वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड r चाहिए विच इज परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ ए एंड बी, तो क्या करेंगे, यहाँ पे r से मल्टीप्लाई कर देंगे, r इंटू प्लस माइनस a क्रॉस b अपॉन a क्रॉस b का मॉड, ठीक है ना। अगर आपको एंगल निकालना है बिटवीन टू वेक्टर्स, तो उसका एक और तरीका होता है ये भी, एक तो cos थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन a इंटू b का मैग्नीट्यूड, ये भी अपन ने देखा था, एक ये भी तरीका होता है, ठीक है ना, तो ये भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ये भी तरीका एक वैलिड है ना। अब अगर आपको एक दो इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज और मैं बता देता हूँ, ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। अगर आपके पास 3 पॉइंट्स है a b और c, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर a वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर b वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर c वेक्टर है, ठीक है, तो एरिया वेक्टर एरिया ऑफ ए बी सी ट्राइंगल, इसको अगर आप कंप्लीट करोगे ना इस ट्राइंगल को, जैसा भी है, सॉरी यहाँ पे गलत बन गया, इसका जो वेक्टर एरिया है ना, मतलब एरिया की भी आप डायरेक्शन में से बता सकते हो, उसके बारे में हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो 11-12 स्कोप के अंदर नहीं आता है। तो एरिया ट्राइंगल और वेक्टर एरिया ये, ठीक है, आपका स्केलर एरिया नहीं है, वेक्टर एरिया वो ये होता है हाफ a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a, याद रखना है, ठीक है, ये आपका एरिया का फॉर्मूला होता है ट्राइंगल मेड बाय पॉइंट्स विद द गिवन पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है ना। और अगर ये तीनों कोलिनियर है तो एरिया क्या हो जाएगा 0। तो इससे हमें एक और चीज पता चली कि अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं जो कोलिनियर हैं, ठीक है, अरे भाई b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a, अगर ये 0 है इसका मतलब है कि पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक है,
और आप उल्टा भी कह ही सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। अब वैसे ऐसा जरूरी आप हर बार नहीं, बट आप ऐसा कह सकते हो कि अगर आपके पास पॉइंट्स कोलिनियर है तो ये चीज आपके पास होल्ड होगी। अभी के लिए इतना ही कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल वेक्टर्स d1 और d2 है। आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है कुछ भी जिसका एक डायगोनल d1 है, एक डायगोनल d2 है, d2 वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ऐसी बात नहीं चल रही है जबरदस्ती, हम ऐसा नहीं कह रहे पैरेललोग्राम या रोम्बस यूज करें, कोई भी आपके पास क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल वेक्टर्स d1 और d2 हो, तो इसका जो एरिया होता है वो हो जाता है हाफ d1 क्रॉस d2। ध्यान रखेंगे ये चीज, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल d1 क्रॉस d2। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के ज्यादा फॉर्मूले हैं नहीं 11th 12th में, ठीक है। मतलब एक जनरल क्वाड्रिलेटरल का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये एक फॉर्मूला आपको मिल रहा है। तो कई बार क्या होगा यार, आपको एक कोई क्वाड्रिलेटरल के वो दे दिए जाएंगे, जैसे आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया, कुछ भी अजीब सा अगड़म बगड़म हो, इसके आपको पॉइंट्स दे दिया, तो आप क्या करोगे, ये वेक्टर निकालोगे, ये वेक्टर निकालोगे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लोगे, उसका मॉड लेके हाफ कर दोगे, ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक आती है आपकी लैग्रेंजेस आइडेंटिटी, और ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, जे एडवांस में भी आ जाते हैं इसमें तो क्वेश्चन। ए क्रॉस बी जो होता है ना, इसका स्क्वायर जो होता है वो होता है मॉड ए स्क्वायर इंटू मॉड बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी होल स्क्वायर। और ये अगर तुम ध्यान से देखो ना, ये वो चीज लिखी हुई है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ए मॉड बी को कैंसिल करोगे तो ये वो चीज एक तरह से लिखी हुई है, और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ए डॉट बी, ए डॉट बी डॉट बी, इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो पहले तो वही अपने सिंपल से जो क्वेश्चन होते हैं ना, यूनिट वेक्टर निकालो, ये निकालो, वो क्वेश्चंस तो यार आपको आते हैं, मैं वो नहीं कराऊंगा। मैं यहाँ पे थोड़े अच्छे क्वेश्चन आपको करा देता हूँ एक दो, ठीक है। जैसे एक आपको एक ये दिया गया है, आपके पास तीन वेक्टर्स हैं ए बी और सी, फॉर एनी थ्री वेक्टर्स ए बी सी शो दैट ए क्रॉस बी प्लस सी, ठीक है, प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे अपन क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा डालेंगे हर जगह पे, ठीक है, हर जगह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा डालेंगे। तो यहाँ पे इसको खोलो तो क्या लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। नेक्स्ट लगाओ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए। इस तरह क्वेश्चन जेई में, जे एडवांस में आ जाते हैं ना। डायरेक्टली नहीं आएगा तो कुछ ऑप्शन बना के दे देगा, वो सब जेई वालों को बहुत अच्छे से आता है, उसकी तुम एबिलिटी का मत सोचो, ठीक है। अब यहाँ पे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को अगर अपन क्लब करें तो अपन ने देखा था बी क्रॉस ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, और नहीं देखा तो याद कर लो, ठीक है। ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी क्रॉस ए होता है, ठीक है। ये दोनों कट जाएंगे। सिमिलरली ए क्रॉस सी और सी क्रॉस ए कट जाएंगे, सी क्रॉस बी और बी क्रॉस सी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 0। तो प्रूफ हो गया, ठीक है ना। सिंपल सा था, ज्यादा खास था नहीं इसमें। अब अगर अपन थोड़ा और देखें एक क्वेश्चन, ठीक है, जैसे अपन यहाँ ये वाला देखते हैं। हाँ, आपके पास एक एंगल है अल्फा, ठीक है, एक वेक्टर है, ठीक है। चलो नहीं यार, ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास जैसे एक वेक्टर है ओ ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, ठीक है। ओ बी वेक्टर हो गया आपके पास, सॉरी ओ ए वेक्टर आपके पास है ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, ठीक है। ओ बी वेक्टर है आपके पास कितना, 5a वेक्टर प्लस 4b वेक्टर, ठीक है। ओ सी आपके पास है कितना, 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ठीक है, जहां पे ओ ओरिजिन है। लेट P डिनोट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OBCD, ठीक है। इसका जो क्वाड्रिलेटरल है, इसका जो एरिया है OABC का, उसको हम P से डिनोट कर रहे हैं। और Q जो है वो हो जाएगा पैरेललोग्राम विथ OA एंड OC। तो फाइंड P अपॉन Q। तो P की वैल्यू क्या होगी बताओ, हाफ डायगोनल इनटू अदर डायगोनल, ठीक है। तो OABC जैसे आपका है तो OB इंटू AC, OB इंटू AC, तो OB कितना हो जाएगा आपका, OB हो जाएगा मतलब OB इंटू AC, तो AC कितना हो जाएगा OC माइनस OA, ठीक है ना। मतलब अगर अपन एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें तो उल्टा भी तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। AC निकालना था ना तो अपन CA निकाल लिया, नहीं AC निकाल लिया, OC माइनस OA से आपका AC आ जाएगा, ठीक है। ये चीज मैंने थोड़ी पहले बताई थी। तो एक आप पहले ये कैलकुलेट कर लो, ठीक है। OB आपके पास दिया हुआ है, OC दिया हुआ है, OA दिया हुआ है, तो अपने पास P तो आ गया। चलो Q निकालना है, तो Q अपने पास एक पैरेललोग्राम है विद OA एंड OCS साइड। तो मैंने बताया था यार, पैरेललोग्राम जब आपके पास होता है तो उसका एरिया क्या हो जाता है, हाफ इंटू A क्रॉस B, ठीक है ना, होता है कि नहीं होता है।
सॉरी हाफ नहीं होता है, केवल ए क्रॉस बी होता है, तो ओ सी क्रॉस ओ ए, तो आपके पास ओ सी भी है ओ ए भी है, और आप निकाल सकते हो और रेशियो ले सकते हो, ठीक है। तो 12/7 आंसर आ जाता है इसका, बट ये कैलकुलेशन तो कर लोगे ना, मैंने मेथड बता दिया कैसे है, तो ये फॉर्मूले वगैरह याद होने से कई बार चीजें आसान हो जाती हैं, ठीक है ना। तो यार अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट भी देख लिया, अब अपन थोड़ी डिटेल में जाके अपन देखेंगे 3D ज्योमेट्री, ठीक है। तो अभी तक अपन वेक्टर्स की कुछ बेसिक सीख चुके हैं, अब अपन इसको 3D में अप्लाई करके थोड़ी और एडवांस चीजें करेंगे, ठीक है। अभी तक आपने जो 3D देखा क्लास 11th लेवल का था, ज्यादा कुछ था नहीं, अब इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी। तो सबसे पहले आता है 3D लाइन, ठीक है। 3D लाइन अच्छे से समझना भाई, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपके पास अगर वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो होती है वो कैसी होती है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, जैसे आपके पास एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर p वेक्टर है, सॉरी a वेक्टर है, ठीक है ना, और पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर b वेक्टर, ठीक है, मतलब b के पैरेलल जा रही है और a से पास हो रही है, ऐसी लाइन का जो आपका होता है ना वेक्टर, इट इज गिवन बाय r वेक्टर इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स b, ठीक है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट में आता है ये। कोई गड़बड़ कर दी क्या मैंने, ठीक, मैंने पूरा स्क्रीन हिला दिया ना कोई दिक्कत नहीं। तो अपन ने क्या देखा कि अगर आपके पास एक ऐसी लाइन है जो पॉइंट ए से पास होती हो और बी के पैरेलल हो, तो ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी इसकी होती है इक्वेशन, ठीक है ना। एक और होती है, अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है जो दो पॉइंट से पास हो रही है ना, जो ए वेक्टर और बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर रखते हैं जैसे, ठीक है, ये तो अपन ने फर्स्ट देख ली। तो इसमें बताओ अपन क्या सोचेंगे, तो ये ए वेक्टर से तो पास होती है, और इसका जो ये है ना वेक्टर डायरेक्शन, वो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। तो 2 पॉइंट फॉर्म भी हो गया, 1 पॉइंट फॉर्म भी हो गया, ठीक है ना। अब अगर अपने पास एक और फॉर्म देखते हैं, ये तो वेक्टर फॉर्म्स हो गए, ठीक है। ध्यान रखना ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो क्वेश्चन बनते हैं दबा के। आपके पास जैसे पॉइंट है x1 y1 z1, ठीक है, एक ऐसी लाइन जो x1 y1 z1 से पास हो रही है, उसकी डायरेक्शन कोसाइन a b और c है ना, वो क्या होता है x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू r या लैम्डा जो भी है, ठीक है। ये भी होती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। इसके ऊपर अगर आपको जनरल पॉइंट अगर लेना है ना, तो उसको अपन ऐसे लेते हैं x1 प्लस लैम्डा टाइम्स a, x y1 प्लस लैम्डा टाइम्स b और z1 प्लस लैम्डा टाइम्स c, ऐसा कुछ, ठीक है ना। अब अगर आपके पास दो पॉइंट्स है और डायरेक्शन कोसाइन नहीं है, x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तो बताओ क्या करेंगे, अपन पॉइंट ऐसे अचीव करेंगे, x माइनस x1 अपॉन, अब बताओ नीचे क्या आएगा, x1 माइनस x2, ठीक है ना, इक्वल टू, या x2 माइनस x1 भी कर सकते हो, दोनों बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कन्वेंशन सेम रखना। अब यहाँ पे ऊपर z2 भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, तो ये आप कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको समझना है कि अगर आपको एक तरह का फॉर्म दिया हुआ है, जैसे अगर अपन को ये वाला फॉर्म दिया हुआ है, सॉरी x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, अगर ये फॉर्म दिया हुआ है, इट इज इक्विवेलेंट टू r वेक्टर इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। ये दोनों एक ही लाइन है, बस ये वेक्टर फॉर्म में और ये 3D फॉर्म में, ये दोनों फॉर्म को आपस में इंटर कन्वर्ट वगैरह करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो यार अब अपन इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन वगैरह देख लेते हैं। अब इन पे वही बातें वापस आ जाती है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस वगैरह वगैरह आप कर सकते हो, ये सब चीजें, ठीक है ना। तो इनके ऊपर अपन नहीं जाएंगे ज्यादा, क्वेश्चंस के थ्रू अपन चीजें समझ जाते हैं, ठीक है ना। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट्स 4, -5, 8 एंड -1, 2, 7 इन वेक्टर फॉर्म एज वेल एज कार्टेशियन फॉर्म। तो ए और बी अपने पास आ गए, तो एक तो फॉर्म ये होगा x माइनस x1 अपॉन 5, 4 माइनस माइनस 1 इक्वल टू y माइनस 5 यानी y प्लस 5 अपॉन -5 माइनस 2 यानी -7 इक्वल टू z माइनस 8 अपॉन 8 माइनस 7 यानी 1, ठीक है। एक ये फॉर्म अपने पास हो गया। अब वेक्टर फॉर्म की बात करें तो x तो हो जाएगा a वेक्टर इक्वल टू या r वेक्टर इक्वल टू 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस 8k कैप, इसके ऊपर i कैप j कैप k कैप लगा दो प्लस लैम्डा टाइम्स, अब यहाँ पे आपको दिस माइनस दिस i कैप इतने से लिखना पड़ेगा, तो 5i कैप प्लस या माइनस 7j कैप प्लस k कैप। समझ गए कि नहीं समझ गए, सिंपल था कि नहीं था भाई, बताओ, था कि नहीं सिंपल, है ना, फालतू में घबराते हैं लोग।
ठीक है। अब ये लैम्डा यहाँ पे -5 + 7 और -1 भी कर सकते थे, लैम्डा चेंज हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज आप समझ गए एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो चलो अपन आगे बढ़ जाते हैं। और उससे भी ज्यादा जरूरी ये समझना है कि नहीं है लाइन के क्वेश्चन को ऐसे प्रेजेंट क्यों कर रहे हैं और किसी तरीके से क्यों नहीं कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। अगर आप 2D के अकॉर्डिंग सोचोगे ना तो आप समझ जाओगे, ठीक है। अब जैसे अगर अपन एक और क्वेश्चन अगर अपन देखते हैं, ठीक है ना। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है, आपके पास पॉइंट दिया हुआ है -1,70 से आपने लाइन ड्रॉ की, विच इज एट राइट एंगल्स टू द लाइन x - 2/2 इक्वल टू y + 3/-1 इक्वल टू z - 1/2। ठीक है, आप ऐसा सोचो कि ये आपकी जो लाइन है ये जैसे ऐसे जा रही थी और ये आपका पॉइंट P है। आपने यहाँ पे एक पॉइंट Q कंसीडर किया जो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलरली जैसे है, ठीक है ना। तो आप ये बोलोगे कि इसका जो डायरेक्शन कोसाइन आएगा ना PQ का, वो परपेंडिकुलर टू दिस है, ठीक है। तो आपका जो P है वो ये है, तो PQ की डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, दिस माइनस दिस, वो हो जाएंगे आपके 2λ + 3, -λ -10, 2λ + 1। हम ये बोल रहे हैं कि ये डायरेक्शन कोसाइन परपेंडिकुलर है इन तीनों के, ठीक है ना, मतलब 2 -1 और 2 इनके परपेंडिकुलर है। तो हम बस ये बोलेंगे कि इनका डॉट प्रोडक्ट आप लोगों को 0 आना चाहिए। तो क्या बोल देंगे, 2 × 2λ + 3 -1 अगर आप लगाओगे तो प्लस बन जाएगा, +4λ + 2 = 0 आना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये आ जाएगा आपका कुल मिला के 9λ + 18 = 0, यानी λ = -2, ठीक है ना। λ = -2 आ गया। तो यानी आपके पास डायरेक्शन कोसाइन ऑफ PQ आ गए कि नहीं आ गए, और डायरेक्शन कोसाइन आ गए और पॉइंट पता है तो आप लाइन भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह कई बार घुमा देते हैं, तो आपको बेसिक थोड़ा दिमाग में सोचना चाहिए ज्योमेट्री कैसी है, कैसे आप क्या क्या रिजल्ट्स यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये चलो हो गया। अब एक आता है आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाली बात, ठीक है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज ग्राफ, या इन पे मैं एक्सप्लिसिटली क्वेश्चंस आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि इनमें क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है, वही है आपका फॉर्मूला होता है, उस पर क्वेश्चन डाल देते हैं, करो बैठ के। तो अगर आपके पास, और ये इनफैक्ट ये इटसेल्फ क्वेश्चन ही होते हैं, ये जो होते हैं ना फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज, ये अगर आप किसी बुक में देखोगे ना एस.एल. लोनी वगैरह में, वहां पे ये क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। चलो चालू करते हैं। आपके पास जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है, x - a/l इक्वल टू y - b/m इक्वल टू z - c/n इक्वल टू r, ठीक। आपके पास अगर आपने कोई पॉइंट ले लिया इस लाइन पे, वो क्या हो जाएगा, LR + a, MR + b, NR + c। समझ में आया इतना, ठीक है ना। अब आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालोगे ना, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, जैसे आपके पास पॉइंट अगर आप देख रहे हो जिसकी जहां से आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेने वाले हो, अल्फा, बीटा, गामा, इस तरह का एक सिमिलर क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले ही कराया था। तो आप वही तरह का कॉन्सेप्ट लगाओगे ना, क्या जैसे ये लाइन है, ये आपका पॉइंट है ए, ठीक है ना, यहाँ पे आप फुट मान लो, यहाँ पे जनरल पॉइंट मान लो, तो ये परपेंडिकुलर टू ये सब आप रिजल्ट लगाओगे ना, तो आपके पास फाइनल जो आएगा रिजल्ट कुछ ऐसा आता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला। मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये आपका जो परपेंडिकुलर है ना, वो इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर है बेसिकली, जो मैं लिख रहा हूं ना, वो बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, उसी तरीके से करना है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर अपने पास आ गई, फुट भी आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। अपन देखते हैं इसी चीज का वेक्टर फॉर्मेट, ठीक है ना। वेक्टर फॉर्मेट अगर आप देखते हो ना, तो इसका अगर आप, मैं आपको फॉर्मूला लिख के बताऊं तो कुछ ऐसा आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अपन ये मान रहे हैं कि जो लाइन है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस r1 सॉरी r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, ठीक है, और r इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2, ठीक है। आप उस लाइन को निकाल रहे हो जो यार इन दोनों के परपेंडिकुलर है और पोजीशन वेक्टर अल्फा रखती है, ठीक है ना। तो ये वाली जो लाइन है ये b1 क्रॉस b2 के पैरेलल होगी, समझ रहे हो, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, सॉरी दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, बेसिकली बात है कि अगर इन दोनों के पैरेलल परपेंडिकुलर है यानी अपने के पैरेलल होगी, ठीक है ना। समझ लो क्या कह रहा हूं मैं, मतलब ये r1 इज पैरेलल टू b1, r इज पैरेलल टू b2, तो इन दोनों का अगर आप दोनों से परपेंडिकुलर चले जाते हो तो वो अपनी डायरेक्शन हो जाएगी जो तुमको चाहिए, ठीक है। उस तरीके से अगर आप सोचोगे ना, तो अपने पास आ जाती है इस तरह की इक्वेशन, जिससे अपने पास ये फाइनल आंसर आता है।
ठीक है, मुझे पता है थोड़ा घबरा गए फॉर्मूला को देख के, तो इतना घबराना नहीं है, ये चीजें आप खुद से सॉल्व करोगे तो ज्यादा इजीली बनेंगी, जो मैंने करके बताया भी था, एक्चुअली प्रीवियस क्वेश्चन वही था। फाइंडिंग इमेज ऑफ अ पॉइंट, ठीक है ना, इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। इमेज अगर आपको लानी है तो उसका जो आपका तरीका होता है वो कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है। आपके पास जैसे एक लाइन है x माइनस एक्स टू बाई ए, वाई माइनस वाई टू बाई बी, मतलब इक्वल z माइनस जेड टू बाई सी। ये आपके पास एक लाइन है, x डैश कॉमा वाई डैश कॉमा जेड डैश जो है वो आपकी इमेज है, ठीक है, वो आपकी इमेज है। तो उस केस में आप क्या करोगे कि आपके पास दो तीन चीजें आती है। सबसे पहला रिजल्ट आपके पास ये आता है x1 माइनस एक्स डैश, ठीक है, और यहाँ पे अपन ये मान रहे हैं कि x डैश कॉमा वाई डैश कॉमा जेड डैश जो है ये आपकी इमेज है ऑफ द पॉइंट x1 y1 z1 विद रिस्पेक्ट टू लाइन l। ये लाइन l है, ये पॉइंट है जिसकी अपन इमेज निकालनी है, ये इमेज है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये चीज यार समझो कि परपेंडिकुलरिटी वगैरह यूज करेंगे तो इसके डायरेक्शन कोसाइन भी परपेंडिकुलर टू इसके डायरेक्शन कोसाइन, तो ये अपने पास पहला रिजल्ट आएगा। ठीक, दूसरा रिजल्ट मेरे पास यहां से आएगा यार कि इसकी जो आप स्ट्रेट लाइन लिखोगे ना वो कुछ इस तरह से दिखेगी, क्योंकि जैसे ये आपकी इमेज है, ये आपका पॉइंट है, ये आपका लाइन है, ठीक है। तो इनका जो मिड पॉइंट है ना, ये जो मिड पॉइंट है ना आपका, सॉरी ये इस लाइन पे लाई करेगा, बेसिकली ये बात हो रही है, ठीक है ना। तो आप वही चीज है कि y1 प्लस वाई डैश अपॉन 2 माइनस y2 अपॉन b, इनको इक्वेट करके भी आपके पास एक लाएगी, इसको आप लैम्डा के इक्वेट कर दो और फिर आप सॉल्व करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट p, ठीक है। इस पे क्वेश्चन काफी ज्यादा बनते हैं, परपेंडिकुलर वगैरह पर जेईई मेन में भी आते हैं, एडवांस में भी आते हैं। टू द लाइन x1 प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 3 इक्वल टू z प्लस 2 अपॉन माइनस 1, ठीक है। इसमें परपेंडिकुलर समझा दूंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। अपने पास ये लाइन है और ये अपने पास पॉइंट है, ठीक है। इस पे आप एक पॉइंट अज्यूम करो, क्या 2 लैम्डा माइनस 1 कॉमा 3 लैम्डा प्लस 3 कॉमा माइनस लैम्डा माइनस 2, ये आपने पॉइंट अज्यूम किया, ठीक है ना। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी क्यू कितना हो जाएगा, पी क्यू के डायरेक्शन कोसाइन कितने हो जाएंगे, ये आपके पास पॉइंट क्यू है, जैसे 2 लैम्डा माइनस 3 कॉमा 3 लैम्डा प्लस 6 कॉमा माइनस लैम्डा माइनस 3, और इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन कितने 2 3 माइनस 1। ये दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, जैसे ये आपका पॉइंट है, ये आपका फोटो परपेंडिकुलर है क्यू, ये और ये परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। तो लगा दो, इनका डॉट डॉट जीरो कर दो, तो 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 3 प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 6 प्लस माइनस 1 इंटू या माइनस 1 इंटू माइनस लैम्डा माइनस 3, इसको आप जीरो इक्वेट करोगे तो आपके पास लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा तो क्यू आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, पी पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इमेज पूछा जाता है, इमेज नहीं निकाल सकते। अगर आपके पास P है, आपको I फाइंड करना है और आपको इनका मिड पॉइंट पता है, तो इमेज भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो ये अपने पास हो गया इस तरह से आंसर, ठीक है ना। तो ये कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज वगैरह निकालना सिंपल सी चीज है। इनमें आप फॉर्मूले लगाओगे और ज्यादा कंफ्यूज हो गए। तो ये जो मैं कह रहा हूँ ना, उस तरीके से क्या करो, मैं वही बोलता हूँ, बच्चे के फॉर्मूले याद करते रहते हो फिर F करके आ जाते हैं, नहीं, हमको कॉन्सेप्ट समझना है, C समझो, F नहीं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। देखो फॉर्मूला आधे बच्चों को समझ नहीं आया, मैं खुद को समझ नहीं आया भी आधी चीजें क्या है, लेकिन ये तरीका आपको समझ में आ रहा, ठीक। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है एंगल बिटवीन टू लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। एंगल बिटवीन टू लाइन सेगमेंट्स, तो यार इसमें भी देखो ज्यादा कुछ खतरनाक है नहीं। आपके पास एक पॉइंट P1 दिया हुआ है, जैसे x1 x2 x3 या x1 y1 y2 सॉरी z1, और ये दिया है x2 y2 z2। तो इनके डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, x2 माइनस x1, मतलब डायरेक्शन, या अपॉन x2 माइनस x1, ऐसा कर लो ज्यादा कॉमा y2 माइनस y1 ब्ला ब्ला ब्ला। और इसी तरह से इसका भी निकाल लो, ठीक है। इनके बीच में एंगल किसे निकालेंगे, अपने पास एक वेक्टर आ गया इनके डायरेक्शन कोसाइन का, एक वेक्टर आ गया इनके डायरेक्शन कोसाइन का, तो क्या हो जाएगा a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b, आ गया आपकी डायरेक्शन कोस थीटा, निकाल लो आंसर, और क्या है, ठीक है ना। इन पर अब नया क्वेश्चन करने की इससे जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ लिया अपन, ठीक है। अब अपन देखने वाले नया कॉन्सेप्ट स्क्यू लाइंस, ठीक है, या शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इन 3D। तो अब यहाँ पे समझो ये चीज क्या हो रही है। तो देखो कई बार ऐसा हो सकता है 3D के अंदर कि आपके पास दो लाइंस है जो पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, तो उनके बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने, जैसे कि आपका घर है, उसमें दीवारें हैं दो,
ठीक है, 2 बॉल्स हैं, एक लाइन आपकी जा रही है ऐसे, एक लाइन जा रही है ऐसे, ये लाइन आपकी ऐसे जा रही है, ठीक है, उस वाले कमरे में चली गई, और ये वाली लाइन आपकी ऐसे जा रही है ऊपर वाले कमरे में। ये दोनों लाइंस क्या कभी इंटरसेक्ट करेंगी? नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है, आप ऐसा मत बोलो भैया यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, नहीं भैया 3D में डायग्राम है। ठीक है, तुम्हारी जो राइट में दीवार है उसको उसके ऊपर एक लाइन खींच के आगे ले जाओ, तुम्हारे सामने वाली दीवार को ऊपर ले जाओ। दोनों बहुत ही अलग अलग तरह की लाइंस है जो कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगी ना कभी पैरेलल है, लेकिन इनके बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस जरूर डिफाइंड होती है, जो ये डिस्टेंस है यहाँ से देखिए यहाँ तक, मैंने थोड़ा ज्यादा खींच दिया, लेकिन यहाँ से देखिए यहाँ तक जो डिस्टेंस है ना, ये शॉर्टेज डिस्टेंस होगी। तो इसको निकालने के लिए अपन थोड़ा कुछ फॉर्मुलेशन करते हैं, ठीक है ना। आपके पास जैसे एक लाइन है L1 जिसका एक पॉइंट A1 वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, और ये P वेक्टर के अलोंग डायरेक्टेड है, ठीक है, और इसमें एक और आपके पास लाइन है L2 जिसका एक पोजीशन वेक्टर है B, मतलब इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर B, एंड इसका जो डायरेक्शन वेक्टर है वो Q वेक्टर है, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा है, हम ये बोल रहे हैं कि इनके बीच में जो शॉर्टेज डिस्टेंस है वो लेट से LM है, ठीक है। वो दिख नहीं रहा है यहाँ पे क्योंकि 3D में लाइंस है, कि समझो बात को। तो LM अगर शॉर्टेज डिस्टेंस है तो वो परपेंडिकुलर टू बोथ P एंड Q होगा, यानी कि LM जो है वो पैरेलल टू P क्रॉस Q है, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है तभी शॉर्टेज डिस्टेंस आती है ना भैया, हमें इतना तो पता है ना, स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है आपने, ठीक है। थोड़ा सोचना रहेगा, लेकिन इस बात को समझो कि परपेंडिकुलर जब होगा ना तभी आपकी शॉर्टेज डिस्टेंस आएगी, ओके। तो चलो यार ये चीज अपन ने देखी, लेकिन इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द शॉर्टेज डिस्टेंस वेक्टर, यानी कि इसकी जो मिनिमम शॉर्टेज डिस्टेंस वेक्टर जो होगी ना, वो होगी प्रोजेक्शन ऑफ AB along the line of shortest distance, ठीक है। मतलब इट विल बी इक्वल टू द प्रोजेक्शन ऑफ AB, मतलब ये A और B का जो डिस्टेंस है ना, मतलब उसका जो प्रोजेक्शन आप कर डालते हो ना along the line of shortest distance, ठीक है। LM वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ AB वेक्टर ऑन LM वेक्टर। अब ये हर बच्चे को देखो एकदम से नहीं दिखेगा, ये 3D चीजें हैं, कई बच्चों का 3D इंट्यूशन नहीं होता, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, तो आप ये चीज याद रख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है ना। मैं बस इतना कह रहा हूं कि आपका जो LM है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन LM वेक्टर। समझ में आ रहा है? क्योंकि आप देखो ना यार, अगर आपके पास जैसे ये है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो इसका जो प्रोजेक्शन आप लोगे ना, वही आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए बेसिकली। समझ लो क्या कह रहा हूं मैं, ठीक, ओके। यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन P क्रॉस Q, यानी कि AB डॉट P क्रॉस Q अपॉन मॉड ऑफ P क्रॉस Q, यानी कि B माइनस A, ठीक है ना, B माइनस A इंटू डॉट प्रोडक्ट P क्रॉस Q अपॉन मॉड ऑफ P क्रॉस Q, ठीक है। ये हो जाएगा आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स। याद रख लेना है फॉर्मूला, काम आ जाता है, ठीक है ना। तो अब अगर ये इंटरसेक्ट हो रही है, यानी कि आपका शॉर्टेज डिस्टेंस 0 है, यानी कि B माइनस A क्रॉस सॉरी डॉट P क्रॉस Q 0 है, यानी कि ये जो B माइनस A है ना, इट लाइज इन द प्लेन ऑफ P एंड Q, ठीक है ना। मतलब आपका जो B माइनस है वो P और Q की प्लेन के अंदर ही लाई करता है, ठीक है। और जो समझ में भी आ रहा होगा आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। मतलब अगर एक ही प्लेन में लाई करते थे तो इंटरसेक्ट ही कर जाएंगे ना। अगर B माइनस A की जो प्लेन है वो P और Q की भी प्लेन है, तो इंटरसेक्ट कर जाएंगे। समझ रहे हो? ये यार थोड़ा 3D में सोचना रहेगा आपको, इसको हम ऐसे 2D में मैं नहीं समझा सकता हूँ, खुद ही सोच के थोड़ा समझना रहेगा वो चीज, ठीक है ना। और अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं, R1 इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस KB वेक्टर और R2 इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस KB वेक्टर, ठीक है ना, उनके बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा डिस्टेंस? B वेक्टर क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन मॉड B, ठीक है भाई। और अगर अपन को ये आइडेंटिफाई करना कि दो लाइंस स्क्यू है या नहीं है, तो अगर आपकी जो लाइंस है वो पैरेलल नहीं है और कोप्लेनर भी नहीं है, ठीक है, कोप्लेनर भी नहीं है, तो वो स्क्यू लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग है, वो स्क्यू लाइंस हो जाती है, ठीक है ना। मतलब कि इसका जो डेल्टा है ये वाला कि अल्फा डैश माइनस अल्फा अपॉन एल डैश, जहाँ पे अल्फा और अल्फा डैश, बीटा और बीटा डैश, गामा गामा डैश जो है उनके वो वाले पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू पास हो रही है, ठीक है। और LMN के डायरेक्शन कोसाइन है, मैं एक बार लिख भी दूंगा।
ये अगर नॉन जीरो है देन द लाइंस x माइनस अल्फा अपॉन एल इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन m ब्ला ब्ला, ये समझ गए तुम लोग। और ये वाली जो लाइन है x माइनस अल्फा डैश अपॉन एल डैश इक्वल टू ब्ला ब्ला, ये दोनों यानी कि स्क्यू लाइंस हैं, ठीक है ना। तो ये अपन समझ गए यार शॉर्टेज डिस्टेंस वगैरह का, ठीक है ना। अब अगर अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं और अपन इसको समझ लेते हैं कि कैसे किया जाता है इस तरह के क्वेश्चंस। तो फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस एंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस गिवन बाय r वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 8j कैप। भाई अच्छे से समझ लेना एग्जांपल, क्योंकि भाई इस पे क्वेश्चंस आते हैं ना, अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं इस टॉपिक पे, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस पे। प्रूफ समझ में आया नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन करना समझ में आना चाहिए, ठीक है। इस कोर्स का मीनिंग ही वही है सबसे ज्यादा। ठीक भाई, तो ये आपके पास दो हैं, इनको अगर अपन कार्टेशियन फॉर्मेट में देखें ना तो ये क्या लिखा हुआ है, x माइनस 3 अपॉन 3 इक्वल टू y माइनस 8 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 1। एक ये लाइन है और एक आपके पास लाइन और है x प्लस 3 अपॉन माइनस 3 y प्लस 7 अपॉन 2 z माइनस 6 अपॉन 4। ठीक भाई, जैसे ये ए बी और ये सी डी है, ठीक है, ये आपका एल और एम आपके पॉइंट्स हैं। तो ये जो ए बी है परपेंडिकुलर टू एल एम है, मैं ऐसा कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाली अगर आपकी ए बी लाइन है तो 3 इंटू, अब ये वाला पॉइंट अपन लैम्डा इसको इक्वेट करेंगे, लैम्डा से इसको इक्वेट करेंगे म्यू से और निकालेंगे। तो एल कितना आ जाएगा आपका, बताओ। एल आपका आएगा कितना, 3 लैम्डा प्लस 3 माइनस, ठीक है, और यहाँ पे माइनस 3 आपका पहले से है, तो प्लस 3 म्यू माइनस 3 प्लस माइनस 1 इंटू, यहाँ पे पॉइंट कौन सा होगा बताओ। यहाँ से अगर अपन पॉइंट निकाले y, मतलब y1 माइनस y2 कर रहा हूँ बेसिकली मैं, ये हो जाएगा आपका माइनस लैम्डा प्लस 8 माइनस 2 म्यू माइनस 7, ठीक है। और एक और आपका टर्म आएगा थर्ड वाला 1 इंटू ए बी परपेंडिकुलर टू एल एम कर रहा हूँ मैं, मतलब ये वाली लाइन परपेंडिकुलर एल एम। तो एल निकाला मैंने क्या, 3 लैम्डा प्लस 3 कॉमा माइनस लैम्डा प्लस 8 कॉमा लैम्डा प्लस 3, और m क्या हो जाएगा माइनस 3 म्यू माइनस 3 कॉमा 2 म्यू माइनस 7 कॉमा 4 म्यू प्लस 6। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कुछ आ जाएगा, मैं वही लिख रहा हूँ, थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ, है ना। लैम्डा प्लस 3 माइनस 4 म्यू प्लस 6, ठीक है ना। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, ये अपने पास एक इक्वेशन आई, उससे आपके पास एक इक्वेशन आएगी। दूसरा एल इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू सी डी, तो यहाँ पे आप सी डी से परपेंडिकुलर करो तो दो इक्वेशन आएगी लैम्डा और म्यू में, लैम्डा आ जाएगा म्यू आ जाएगा, आपको पॉइंट मिल जाएगा एग्जैक्ट एल और एम पॉइंट कौन से हैं, आप डिस्टेंस निकाल सकते हो और वेक्टर इक्वेशन भी निकाल सकते हो। समझ गए बात को। तो क्या प्रोसीजर थी, आपको दी हुई थी दो लाइंस, ठीक है ना, आपको बोला गया शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है। तो आपने क्या किया, आपने ये मान लिया कि यार जो पॉइंट शॉर्टेज डिस्टेंस का है ना उसको एल एम मतलब लैम्डा और म्यू से आपने मान लिया कि यार इस पे जो शॉर्टेज डिस्टेंस है वो लैम्डा के अकॉर्डिंग एल आ गया, इस पे म्यू के अकॉर्डिंग एम आ गया, ठीक है। तो अपने पास दो वेरिएबल है म्यू और लैम्डा, तो अपन बस इतना कह रहे हैं कि यार ये जो लाइन होगी ना, जो शॉर्टेज डिस्टेंस है वो ऐसी होगी कि ये परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज लाइंस होनी चाहिए। शॉर्टेज डिस्टेंस में हमेशा लाइन जो होगी ना, डिस्टेंस और शॉर्टेज डिस्टेंस वाली लाइन वो हमेशा दोनों से परपेंडिकुलर होगी। तो पहले आपने फर्स्ट लाइन से परपेंडिकुलर कर दिया, फिर दूसरे लाइन से परपेंडिकुलर कर दिया, लैम्डा में दोनों आ गए, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे अपने काफी अच्छी चीजें देखी, अपने लाइन के बारे में कुछ देखा यार, अपने वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में देखा। ऑलराइट गाइस, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट अनदर कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एसटीपी, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये क्या होता है, a क्रॉस b डॉट c, ठीक है, व्हिच इज नथिंग बट a b c sin थीटा डॉट cos phi, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b and phi is the angle between a cross b, ठीक है, and c। थीटा तो a और b के एंगल है और phi जो है वो a क्रॉस b और c के बीच का एंगल है। ये जो होता है ना, ये वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइड बताता है। तो जैसे आपके पास एक है वेक्टर a, एक है वेक्टर b और एक है वेक्टर c, तो ये जो होता है ना आपका एक पैरेललोपाइड जिसको कहा जाता है। मतलब आप क्या करो, इन सब के पैरेलल लाइंस बनाओ और वो जो आपके पास जो बनेगा ना एक क्यूबॉइड लाइक स्ट्रक्चर, उसको पैरेललोपाइड कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू जो निकाली जाती है ना, वो
कुछ ऐसे निकले, जैसे मैं आपको बताता हूँ। तो इसकी जो वॉल्यूम होती है उसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, V इक्वल टू मॉड ऑफ A B C। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम ऐसे देखते हैं, इसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है ना। अब अपन देखते हैं कुछ और बातें। इसके अंदर आप ऐसा भी कुछ कर सकते हो, ठीक है। A डॉट B क्रॉस C इज द सेम एज A क्रॉस B डॉट C, ठीक है। दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि A B C का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज सेम एज B C A का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज द सेम एज C A B का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है ना। और ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी ये रहेगी कि A डॉट B क्रॉस C अगर आप करते हो, इट इज द नेगेटिव ऑफ माइनस A C क्रॉस B, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखनी है आप लोगों को। अब आपके पास जैसे तीन वेक्टर्स हैं, A वेक्टर इक्वल टू A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, ठीक है। B वेक्टर है आपके पास B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, और C वेक्टर है आपके पास कितना, C1 I कैप प्लस C2 J कैप प्लस C3 K कैप, ठीक है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दिस इज गिवन बाय व्हाट, इसकी वैल्यू होती है ये। इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, पहले A1 क्रॉस A क्रॉस B कर रहे हो तो यहाँ पे वेक्टर आ जाएगा, और इसको आप C से डॉट करें तो स्केलर आ जाएगा, और इसमें तीन वेक्टर्स हैं तो इसलिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये चीज आप दिमाग में रखिएगा, है ना। तो चलो यार, ये चीज अपनी होगी। अब अगर आपके पास एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, अगर ये तीनों को प्लेनर है, मतलब एक ही प्लेन में लाया करते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि इनके थ्रू जो पैरेललोपाइप बनेगा उसकी वॉल्यूम 0 है। यानी कि इफ A B C आर कोप्लेनर इंप्लाइज, और इसका इफ एंड ओनली इफ दूसरी साइड भी है, यानी कि A B C जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 0 हो जाता है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि I J K का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना होता है, 1 हो जाएगा, क्योंकि इनका जो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड बनता है 1 होता है, ठीक है। K टाइम्स A B और C ये होता है K टाइम्स इनका पूरा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है ना। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिविटी वगैरह भी रहती है। A प्लस B अगर आपके पास है एक तरफ, फिर बाकी आपका C और D है, ये हो जाता है आपका A C D प्लस B C D, ठीक। सिमिलरली अगर अपन ये देखें A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है, और A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A का भी 0 होता है, नहीं, इसका होता है डबल ऑफ ABC का, ठीक है। तो ये तीन चार प्रॉपर्टीज जो है आप ध्यान रख सकते हो, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट कभी काम में आ जाए। और लास्ट में मैं जो लिखने वाला हूँ ना, ये कई बार ट्रिकी क्वेश्चंस में काम आ जाती है, जो मैं आपको कुछ करके बताऊंगा। A B C वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर अगर आप करते हो ना, वो कितना आ जाता है, A डॉट A, ठीक है, A डॉट B, A डॉट C, ठीक, पहली लाइन। दूसरी लाइन क्या रहेगी, A डॉट B, फिर B डॉट A, B डॉट B और B डॉट C। थर्ड लाइन क्या रहेगी, सोच के बताओ, C डॉट A, C डॉट B, C डॉट C, ठीक है। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, तो ये चीजें अपन ने देख ली। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह खास आते नहीं है, ये जो मैंने बताया नहीं, फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस और देख लेंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अपन एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं टेट्राहेड्रॉन का, ठीक है। इसके ऊपर बस एक फॉर्मूला लिखाऊंगा। टेट्राहेड्रॉन क्या होता है कि यार आपके पास जैसे एक है पॉइंट A, मतलब ओरिजिन, और आपके पास 3 पॉइंट्स हैं जिनकी पोजीशन वेक्टर A B C है। तो ये जो 3 डायमेंशन में जो स्ट्रक्चर बनती है ना, इसको टेट्राहेड्रॉन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि इसकी जो वॉल्यूम है, अगर A B और C इसके पोजीशन वेक्टर्स हैं और एक पॉइंट आपका ओरिजिन है, ठीक है, उसकी वॉल्यूम हो जाती है आपकी 1/6 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ A B C, ठीक है। अभी कैसे आया, क्यों आया, कुछ नहीं सोचना है, इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगा। टेट्राहेड्रॉन में यही क्वेश्चन मोस्टली आता है, ठीक है। और एक और इसमें सेंट्रोइड की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है 1/4 A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर प्लस, मतलब चारों अगर A B C और D, ओरिजिन को अगर D मान देते हैं इसकी पोजीशन वेक्टर, तो ये आपकी सेंट्रोइड होती है, ठीक है ना। तो बस ये दोनों चीजें ध्यान रखना सेंट्रोइड इसके केस में, टेट्राहेड्रॉन के केस में, ठीक है ना। तो अब जैसे अपन इसमें क्वेश्चंस वगैरह की अगर अपन बात करें, ठीक है,
जैसे कोई बेसिक सा क्वेश्चन अगर अपन देख लेते हैं। हाँ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन whose 4 vertices have position vectors a vector, b vector, c vector and d vector। ठीक है ना। अब आप ये देखो कि आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था ना मेरे भाई, जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था वो किसके रेस्पेक्ट में था, जब आपका ओरिजिन एक पॉइंट को मानो। ठीक है, तो अपन यहाँ पे ये मान लेते हैं कि यार आपका जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है ना वो जैसे लेट से डी वेक्टर है। ठीक है, डी वेक्टर आपका ओरिजिन आप कर लो, तो डी के रेस्पेक्ट में आपकी पहली वाली पॉइंट क्या हो जाएगी, ए माइनस डी, दूसरी वाली पॉइंट क्या हो जाएगी, बी माइनस डी, और तीसरी पॉइंट हो जाएगी सी माइनस डी। अब यहाँ पे अगर अपन फॉर्मूला लगाए ना 1/6 इंटू ए माइनस डी, बी माइनस डी, सी माइनस डी, ये अपना फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको अगर अपन एक्सपैंड करें तो क्या होगा बताओ, एक्सपैंड करें तो क्या होगा, a माइनस डी डॉट b माइनस डी क्रॉस c माइनस डी, है कि नहीं है, यानी कि 1/6 a माइनस डी। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा b क्रॉस c माइनस b क्रॉस d। ठीक है, माइनस d क्रॉस c, और d क्रॉस d तो 0 होता है। ठीक है, समझ में आया इतना आप लोगों को। अब अगर अपन इसको और खोल के देखें तो ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, और अगर अपन इसकी भी बात कर डालें मतलब इसको अगर अपन 1 बाय 1 खोलें तो a को अगर अपन खोलेंगे तो ये abc का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, माइनस abd का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाएगा, माइनस abc का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर अपन इसकी बात करें तो d और d के साथ तो 0 आ जाएगा सब कुछ। ठीक है ना, और यहाँ पे केवल एक बचेगा माइनस dbc का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया कि इतने सारे के स्केलर ट्रिपल्स के फॉर्म में आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, इसको फर्दर रिड्यूस नहीं करना था, ये प्रूफ टाइप का क्वेश्चन आप कह सकते हो कि हमें ये वैल्यू लानी थी तो हम लेके आ गए। ठीक है ना, तो ये मैंने बस बता दिया कि भाई ये टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला होता है और इस तरह से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नाम करके एक चीज एग्जिस्ट करती है जिसमें इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो आप एक्सपैंड करके वही डॉट और क्रॉस की प्रॉपर्टी लगा लगा के आप चीजें कर सकते हो। अब एक चीज आती है आपकी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है ना, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वीटीपी। वीटीपी क्या होता है आपका, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसकी जो वैल्यू होती है ना, ये ध्यान से समझना, ये होती है बी वेक्टर टाइम्स ए डॉट सी माइनस सी वेक्टर टाइम्स ए डॉट बी। ठीक है, कैसे, ये वाला पहले लिख दो और बाकी दोनों, फिर ये वाला और बाकी दोनों, इस तरह से याद रख सकते हो। ठीक है, बस यही है। अब कई बार क्या होता है कि जैसे ऐसा कर दिया कि ए क्रॉस बी को पहले ले लिया और फिर सी को किया। ठीक है ना, तो इस केस में आपका जो आंसर होगा वो इस तरह से नहीं आएगा, इस तरह से आएगा। मतलब जो बीच वाली क्वांटिटी है उसको पहले लिख डालो और लास्ट वाली क्वांटिटी है उसको आप लास्ट में लिख डालो। मतलब जो ब्रैकेट के अंदर जो दूसरी क्वांटिटी है, मतलब बीच वाली जो क्वांटिटी है उसको आप आगे लिखोगे। ओके, और जो फर्स्ट वाली क्वांटिटी है ब्रैकेट में उसको आप अलग लिखोगे। दो मिनट, सॉरी। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों सेम नहीं है, कम्यूटेटिविटी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो जो ब्रैकेट के अंदर है ना उसमें से आपको थोड़ा स्मार्टली सोचना है कि कौन से में क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको मैंने दिखा दिया, दोनों फॉर्मूले लिख के दे दिए मैंने। आप ध्यान रखिएगा, जैसे भी आप याद कर सकते हो। एक तरीका मैंने बता दिया कि भाई बीच वाले को पहले लिखना है, बट आपका जो भी तरीका आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब यार यहाँ पे अपन को क्योंकि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मिल चुका है ना, अब अपन को कई सारे स्पेशल या ट्रिकी क्वेश्चन सामने आते हैं। ठीक है, जो मैं करके आपको बता देता हूँ। फाइंड करो द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस 3b प्लस सी। ये सब वेक्टर्स हैं ना, सब वेक्टर्स हैं। मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पूछा है इस क्वांटिटी का। समझ लो क्या कह रहा हूं मैं, ये 3 वेक्टर्स हैं, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पूछा है आपको। तो अब यार बड़े कंफ्यूज हो गए भाई, इतने खतरनाक सवाल कैसे करें। तो अपन ने ये बोल दिया कि भाई b क्रॉस c जो है उसको अपन p मान लेते हैं। ठीक है, c क्रॉस a को अपन q मान लेते हैं और a क्रॉस b को r मान लेते हैं। ठीक है, ये सॉल्यूशन है। अगर अपन ने ऐसा कर लिया ना तो इससे पता है क्या फायदा होगा, समझो इस बात को। ठीक है, तो p q r का जो आपका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना,
क्या हो जाएगा वो बताओ, क्या होगा पी क्यू आर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, वो हो जाएगा आपका ए बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये जिस बंदे को समझ में नहीं आया ये आप एक एज एन आइडेंटिटी याद रख सकते हो। ठीक है, ये अगर आप डायग्राम वगैरह बनाओगे ना थोड़ा बहुत कि भाई बी क्रॉस सी का मतलब क्या है कि बी और सी के परपेंडिकुलर बी इंटू सी वो मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर है। ठीक है, फिर सी क्रॉस ए क्या है, सी और ए के परपेंडिकुलर एक सी ए मैग्नीट्यूड का वेक्टर है। इस तरह से आप बनाओगे तो ये चीज आपके सामने आ जाएगी, लेकिन अभी के लिए आप इसको याद नहीं कर सकते, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट टाइप्स है। ठीक है, तो चलो भाई ये तो एक अच्छी चीज हो गई। अब आप ए क्रॉस 3b प्लस 2c वेक्टर करते हो ना, वो क्या आ रहा है, ठीक है, वो आपके सामने आ रहा है 3r, ठीक है, माइनस 2q, इस तरह से। तो ये अगर आप कैलकुलेशन कर डालोगे ना तो आपके सामने जो फाइनली आएगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, मतलब आपको जो चाहिए ना ये रिजल्ट वो कुछ ऐसा आ जाएगा, 0p वेक्टर प्लस 3r माइनस 2q कॉमा p वेक्टर प्लस 0q प्लस 2r और 6p प्लस 2q प्लस 0r, ये आ जाएगा। ठीक है, एंड आप इसको ऐसे लिख सकते हो इसी चीज को ठीक है, मतलब आपके जो कोएफिशिएंट्स है ना इनके इंडिविजुअल ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के सॉरी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर जो आपके कोएफिशिएंट्स होते हैं ना इंडिविजुअल वेक्टर के, उसको आप ऐसे अलग करके लिख सकते हो। ये भी एक थ्योरम या एक रूल आप समझ सकते हो और फिर आप इस तरह से कर सकते हो। इसको आप सॉल्व करोगे तो -18 आ जाता है, तो -18 ए बी सी आ जाएगा ये। ठीक है, अब मुझे पता है आपने कुछ लोगों ने सोचा होगा कि भाई यार ये कैसे लिख दिया, तो यार अब इनके अंदर क्या होता है, अपन हर चीज के अंदर घुस घुस के उसमें 10-12 प्रॉपर्टी लिस्ट करें कि अरे ये भी एक थ्योरम है, ये भी एक थ्योरम है, तो तुम्हारे इस चैप्टर के अंदर 100 थ्योरम 100 तरीके की चीजें हो जाएंगी जो इस कोर्स का स्कोप नहीं है। ठीक है, हम चाहते हैं इस कोर्स के अंदर यार आपको एक बार बेसिक लेवल हम सिखा दें चीज कैसे करनी है, कुछ रिजल्ट्स ऑब्वियसली आपको याद करने होंगे। ठीक है, अगर आपको याद नहीं करें तो आप पूरे सब्सक्रिप्शन में जाके पूरे लेक्चर्स देख सकते हैं, वहां पे पूरा डिटेल में हर चीज प्रूव करके बताते हैं हम लोग, है ना, तो आपको टीचर्स बताते हैं। लेकिन यहाँ पे अपन ये चीज याद रख लेंगे यार कि अगर अपने पास इस तरह की एक चीज आ रही है ना कि 0p वेक्टर माइनस 2q वेक्टर प्लस 3r समथिंग समथिंग, तो ये फर्स्ट रो डाल दी, इसके बाद वाले की सेकंड रो, इसके बाद वाले की थर्ड रो इनटू pqr, है ना। वैसे एग्जांपल थोड़ा इजी इतना था भी नहीं, है ना। अब अपन थोड़ा एक और एग्जांपल देखते हैं यार, इस तरह क्वेश्चन जेई में आते रहते हैं आपके। ये वाला देखते हैं, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये जे एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, इक्वल टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 1 एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू स्मॉल बी वेक्टर, देन प्रूव दैट ए वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए अपॉन ए वेक्टर का स्क्वायर। ठीक, तो a प्लस बी इक्वल टू ए है, यानी कि a वेक्टर डॉट a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा a डॉट a। ठीक, यानी कि a डॉट a प्लस a डॉट b इक्वल टू a डॉट a, यानी कि ठीक है, यानी कि 1 प्लस a डॉट b, क्योंकि एक दिया हुआ था अपन को क्वेश्चन में, यहाँ पे देखो a डॉट a 1 होता है, ठीक है ना, इक्वल टू मॉड a का स्क्वायर, ये अपने पास एक इक्वेशन आई, यानी कि a डॉट b जो है ना, a डॉट b इट इज इक्वल टू मॉड a स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अपने पास ये एक इक्वेशन आ गई। अब अपन ये बोल रहे हैं मेरे भाई कि a क्रॉस b जो है वो अपने को दिया हुआ है कितना, b वेक्टर। अब अपन क्या करते हैं, इसमें अपन a क्रॉस कर डालते हैं यहाँ पे। ठीक है, इससे अपने को क्या मिलेगा, a डॉट b, अब यहाँ पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वाले नियम लगाओ भाई। ठीक है, लगाओ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वाले नियम। समझ में आया क्या कर रहा हूं मैं। अब a डॉट बी का यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, देखो a डॉट बी कितना दिया हुआ है आपके पास, a डॉट बी आपके पास आ गया मॉड a स्क्वायर माइनस 1, ये वाला, और a डॉट a 1 है। ठीक है, तो आपके पास ये भी इक्वेशन आ गई,
और आपके पास ये तो पहले से था ही कि a प्लस ए बी इक्वल टू ए, इन तीनों का आप यूज करोगे ना तो आपके पास v वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी जैसे आपको चाहिए प्रूफ में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने देखा काफी स्मार्ट से स्टेप थे, है ना। आपको कई बार मल्टीप्लाई या डिवाइड अपनी मर्जी से करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे अपन को क्रॉस कई बार करना पड़ जाता है। तो यूजुअली यहाँ पे ऐसा सोचा जाता है यार कि आपके पास अगर क्रॉस प्रोडक्ट्स की कुछ वैल्यूज दी हुई है, जैसे यहाँ पे देखो a क्रॉस b वगैरह दिया हुआ है और डॉट भी दिया हुआ है, तो इन केसेस में कई बार क्रॉस करना एक सेंसिबल डिसीजन बन जाता है, क्योंकि उसमें वेक्टर प्रोडक्ट ट्रिपल प्रोडक्ट में अच्छी बात क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। जैसे देखो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आ जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में डॉट प्रोडक्ट भी था, क्रॉस प्रोडक्ट भी था, तो इससे थोड़ा आइडिया लग गया, है ना। बाकी ये आता प्रैक्टिस से ही है, ठीक है। तो ये एक तरीका है, मैंने करके बता दिया। अभी आता तो प्रैक्टिस से ही है भाई, बट समझाने का तरीका एक बार बता दिया, ठीक। अब यार आपको एक और दो मैं क्वेश्चन करा देता हूँ प्लेन्स वगैरह से रिलेटेड, कोप्लानरिटी वगैरह से रिलेटेड। फाइंड अ यूनिट वेक्टर कोप्लेनर विद i प्लस j प्लस 2k, ठीक है, एंड i प्लस 2j प्लस k, इन दोनों के साथ कोप्लेनर होना चाहिए एंड परपेंडिकुलर टू i प्लस j प्लस k, ठीक है। तो वेक्टर कोप्लेनर का मतलब क्या है, इन दोनों के साथ कोप्लेनर का मतलब क्या है कि आप इस तरह का एक वेक्टर ले लो a इक्वल टू लैम्डा टाइम्स i प्लस j प्लस 2k प्लस म्यू टाइम्स, मतलब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो बेसिकली, ठीक है। ये आ गया आपका एक कोप्लेनर वेक्टर इन दोनों के साथ, ठीक है। और परपेंडिकुलर करना है आपको इसके साथ, यानी इसके साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दो, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट जीरो कर डालो, तो कर डालो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो करो, i प्लस j, तो i का क्या आएगा लैम्डा प्लस म्यू प्लस 2 म्यू प्लस लैम्डा प्लस म्यू प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू माइनस म्यू आ गया, ठीक है ना। तो आप सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल लो, जो भी आप आंसर आ गया है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं यार कि आपको अगर कोप्लेनर वेक्टर चाहिए दो के साथ, तो उनका एक लीनियर कॉम्बिनेशन लेके आप बना सकते हो, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज आती है टेस्ट ऑफ कोलिनियरिटी। अब यार ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं ना, इनको आप कहीं नोट करते जाओ या दिमाग में रखते जाओ, ठीक है। क्योंकि अब देखो थ्योरी तो जो थी वो पहले लेक्चर में एक तरह से हो गई थी, अब तो ये एप्लीकेशंस हैं इन सबके, कोलिनियरिटी आ गई, कोप्लेनरिटी आ गई, ठीक है, वो रिफ्लेक्शन इमेज ये वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ब्ला ब्ला ब्ला। अगर आपके पास, ठीक है, टेस्ट ऑफ कोलिनियरिटी, टेस्ट ऑफ कोलिनियरिटी क्या होता है। अगर आपके पास तीन पॉइंट्स हैं ए बी और सी विद पोजीशन वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, और ये कोलिनियर है, ठीक है ना। ये तभी हो सकते हैं जब आपके पास तीन स्केलर्स हो x y and z, नॉट ऑल जीरो साइमल्टेनियसली सच दैट x टाइम्स a वेक्टर प्लस y टाइम्स b वेक्टर प्लस z टाइम्स e वेक्टर इक्वल टू 0 हो, वेयर x प्लस y प्लस z 0 हो। तो अगर आपको मेरे भाई तीन स्केलर मिल जाते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई तीनों के तीनों ही आपके जीरो हो जाएं, ठीक है, तीनों के तीनों जीरो नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट एक नॉन जीरो होना चाहिए। ये दोनों सेटिस्फाई अगर कंडीशन हो रही है ना, तो हम कह सकते हैं कि यार आपके जो तीनों पॉइंट्स हैं ए बी और सी वो कोलिनियर हैं, ठीक है। ये तीनों जो पॉइंट्स हैं कोलिनियर हैं। कोप्लेनरिटी की बात अगर अपन करें तो उसमें क्या होता है, आपके पास अगर चार पॉइंट्स है वो कोप्लेनर तभी और तभी होंगे जब x a वेक्टर प्लस y b वेक्टर प्लस z c वेक्टर प्लस w d वेक्टर इक्वल टू 0 हो, और x प्लस y प्लस z प्लस w भी 0 हो। तो ये कोप्लेनरिटी होगी और कोलिनियरिटी होगी। तो अब आप यार कर सकते हो, जैसे एक अपन, अरे भाई क्या हो गया ये, हाँ अरे 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 सॉरी भाई लोग, हाँ। अब अगर अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, छोटा सा, ज्यादा कुछ खतरनाक इसमें नहीं। शो दैट द वेक्टर्स 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस 2c वेक्टर एंड a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस 3c वेक्टर आर कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक ना। तो कोप्लेनर कब होते हैं तीन वेक्टर्स, ठीक है। तीन वेक्टर्स कोप्लेनर कब होते हैं, जब अपन तीसरे को दो के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाए। जब ऐसा हो जाएगा ना तो अपन बोल पाएंगे कोप्लेनरिटी। समझ लो क्या कह रहा हूं मैं, मतलब अगर आपके पास दो हैं और अगर एक ही प्लेन में है तो आप उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं इनके टर्म्स में। अगर ये उसकी प्लेन में नहीं होता तो आपके पास एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है। तो यहाँ पे वही वाली थिंकिंग है। तो आप ये मान लो कि यार अपन ये मान लेते हैं कि दिस कैन बी रिटन एज 2a माइनस b प्लस 3c कैन बी रिटन एज x टाइम्स a प्लस b अरे माइनस 2c प्लस y टाइम्स a प्लस b माइनस 3c। तो 2 इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इन दोनों को सॉल्व करोगे ना आप,
हाँ तो आपके पास आ जाएगी। तो ये दोनों देखो सॉल्वेबल सिस्टम नहीं है ही नहीं। देखो एक्स प्लस वाई की 2 वैल्यू आ रही है, तो यानी कोप्लेनर नहीं हो सकती। ठीक है ना, तो ऐसे आप देख सकते हो चीजें। ठीक है, अब अपन देखते हैं यार एक और कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्लेन। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्लेन, कि भाई प्लेन क्या भला होती है या नहीं। ठीक है, तो अपन ने लाइन देख लिया, अपन ने पॉइंट्स की बातें कर ली, अपन प्लेन की बात करते हैं, और ये आपका लास्ट मेजर कॉन्सेप्ट है। तो आपकी इक्वेशन ऑफ अ प्लेन होती है r माइनस आर नॉट वेक्टर्स डॉट एन कैप इक्वल टू जीरो, डॉट एन वेक्टर इक्वल टू जीरो। ये जो प्लेन है ये एक ऐसा प्लेन है जो जिसका जो परपेंडिकुलर नॉर्मल है, सी एफ की प्लेन है, वो एन वेक्टर है, और आर नॉट जो पॉइंट है वो इसके अंदर लाई करता है। ठीक है, इसको अपन ऐसे भी लिख देते हैं, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी, है ना, जहां पे डी जो है वो आर नॉट डॉट एन कैप है, एन वेक्टर है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे मैं बहुत सारे रिजल्ट्स लिखने वाला हूँ यार, एक साथ बहुत सारे रिजल्ट्स लिखूंगा। ठीक है, तो पहला तो ये angle between two planes is the angle between two normals drawn to the plane, and the angle between a line and a plane is the complement of angle between line and normal to the plane। मतलब अगर आपके पास एक प्लेन है जिसका ये है एंगल, तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स क्या होता है, इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों नॉर्मल्स के बीच का एंगल। ठीक है, एक नॉर्मल और एक पॉइंट डिफाइन करते हैं प्लेन को। एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन कितना होता है, तो आप क्या करो, इसका नॉर्मल लो, ठीक है, इनके बीच का एंगल निकालो और 90 माइनस एंगल कर डालो, वो उनके बीच का एंगल है बेसिकली ये। नेक्स्ट अपनी प्रॉपर्टी आती है प्लेन की। अब प्लेन होता क्या था समझ गए ना, तो लोग प्लेन प्लेन होती है, मतलब समझ गए ना भाई, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, वैसे मतलब टू इफ लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन सरफेस लाई कंप्लीटली ऑन इट देन सरफेस इज अ प्लेन। ये डेफिनेशन होती है, किसी को समझ में नहीं आएगी जो मैंने बताया, मतलब प्लेन ये होती है, प्लेन खत्म, पेपर इज अ प्लेन, मतलब टू डायमेंशनल सरफेस एक प्लेन हो गया। ठीक है ना, length of perpendicular from a point having position vector a to the plane r vector dot n vector equal to d is p equal to a dot n minus d अपॉन n वेक्टर का मॉड्यूलस। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट है, ये आपकी n आपकी प्लेन है। ठीक है ना, ये आपका पॉइंट p है जिसका पोजीशन वेक्टर a है, तो ये इस तरह से निकल जाता है। ठीक है, एक और अपने पास प्रॉपर्टी आती है, फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ r1 माइनस a वेक्टर, मतलब r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू 0 एंड r माइनस a वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू 0 आर इक्वेशन ऑफ टू प्लेन्स, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन, मतलब आपके पास दो प्लेन है तो इनके बीच में कुछ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगी ना, जैसे ये देखो लाइन है ये, इसकी इक्वेशन होती है आपकी r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स n1 क्रॉस n2। ठीक है, दिमाग में रखना। देखो ये फॉर्मूले आप में से कई लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं क्या है, तो इनको याद ही रखो आप लोग। ठीक है, इनका प्रूफ वगैरह समझना इतना इजी काम नहीं होता है, इनको प्रूफ करने में 1 से 2 घंटे की क्लासेस लग जाती हैं, उतना टाइम मेरे पास नहीं है। इस रिवीजन कोर्स के अंदर इसका इंटेंशन नहीं था कि आपको ये चीजें प्रूफ करके बताई जाए, आपको इन रिजल्ट्स को याद रखना है, क्योंकि हर बच्चे को समझ में आएगा भी नहीं। ठीक है ना, और मोस्ट लाइकली अगर आप ये कोर्स कर रहे हो, रिवीजन कोर्स या बैकलॉग क्लियरिंग कोर्स के हिसाब से अगर आप कर रहे हो ना इस कोर्स को, तो आपके पास, सही बता रहा हूँ, मत करना इन चीजों में, मत घुसना, तो ही ज्यादा फायदे में रहोगे। आधे बच्चे क्या इनमें घुस जाते हैं पूरा, फिजिक्स में जैसे स्पेशली घुस जाते हैं पूरा, कि भाई ये क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, मैथमेटिक्स में हर प्रूफ में घुस जाएंगे, आरएमओ में क्वेश्चंस लगाने लग जाएंगे, फिर जेई छूट जाएगा। वो उन बच्चों के लिए छोड़ दो जो बहुत ज्यादा पहले से पढ़ रहे हैं, और कोई डिसएडवांटेज नहीं है, ये फॉर्मूला आता है तो भी आप जेई में नंबर लेके आ जाओगे, इसका प्रूफ आता है तब भी लेके आ जाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस जो कह रहा हूँ उसको करते जाओ। फिर आपके पास फिफ्थ पॉइंट आ जाता है क्या, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, इज lx प्लस my प्लस nz, जहां पे इक्वल टू p, जहां पे l m और n जो है ना वो डायरेक्शन कोसाइन है ऑफ द नॉर्मल, और p इज द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। तो हमारे पास जैसे ये प्लेन है तुम्हारी, इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अगर p है और इसका जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन कोसाइन l m और n है, तो ये आपकी नॉर्मल फॉर्म हो जाती है उस प्लेन की। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ द प्लेन क्या होता है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। ठीक है, जहां पे a b और c जो है वो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन है। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट x1, y1, z1 जो होती है वो होती है आपकी a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 प्लस c टाइम्स z माइनस z1। इस पे को मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो मैं ज्यादा क्लैरिटी आएगी, कुछ लोगों को भी गड़बड़ लग रहा होगा, क्वेश्चन देखोगे सब समझ में आ जाएगा।
इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स x1, y1, z1 होती है ये x, y, z और 1, x1, y1, z1 1, x2, y2, z2 1, x3, y3, z3 1 इक्वल टू 0। ये होती है आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। इंटरसेप्ट फॉर्म की बात हम करें तो आपकी अगर कोई प्लेन है जो x, y और z एक्सिस पे यार a, b और c इंटरसेप्ट डाल रही है, ठीक है, देख लेना भी कौन सा a, b, c है, तो x by a प्लस y by b प्लस z by c इक्वल टू 1। और ये काफी सिमिलर है यार टू द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। आपको याद हो तो x by a प्लस y by b इक्वल टू 1 हुआ करता था वो। और लास्ट है वेक्टर फॉर्म। The equation of a plane passing through point having position vector a and normal to the vector n vector is called r minus a into n vector equal to 0 और r dot n equal to a dot n। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ अ प्लेन होती है। अब ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्वेश्चन लिखोगे तो समझ में आएंगी चीजें, आपको बहुत सारी जो मैं कराऊंगा। ठीक है, पहले सारे फॉर्मूले थ्योरम्स देख लेते हैं, क्वेश्चन अपन एक साथ करेंगे, बहुत सारे है ना, तो वैसे कोई घबराने की बात नहीं है। तो एक होता है आपका प्लेन थ्रू ओरिजिन। प्लेन थ्रू ओरिजिन क्या हो जाएगा, प्लेन थ्रू ओरिजिन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0। ठीक है, ये होती है प्लेन थ्रू ओरिजिन। ठीक है, अब एक अपन और देख लेते हैं प्रॉपर्टी लास्ट। वैसे और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, देखो लिखने को चाहो तो इनफाइनाइट प्रॉपर्टीज लिख सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो अपन को देखनी है, जो अपने काम किया। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर्स। ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर a एंड पैरेलल टू b वेक्टर एंड c वेक्टर इज r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर प्लस म्यू c वेक्टर। इसको पैरामीट्रिक फॉर्म बोला जाता है। ठीक है, या फिर r वेक्टर डॉट b क्रॉस c इक्वल टू a वेक्टर डॉट b क्रॉस c। इसको नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म बोला जाता है, इसमें लैम्डा भी पैरामीटर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब यार ये तो हुई बकवास, अपन देखते हैं क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, थ्योरम्स वगैरह जो मैंने बताया ना, प्रॉपर्टीज याद कर लीजिएगा, बट क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने ना वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनिएगा, है ना। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, find equation of plane upon which the length of normal from origin is 10 and direction ratio of the normal are 3, 2 and 6। तो यार देखो, तो ये प्लेन का डायरेक्शन दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं, तो ध्यान दो कौन सा फॉर्म लगेगा यहाँ पे, नॉर्मल फॉर्म लगेगा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। कितने हैं बता, डायरेक्शन रेशियोज कितने हैं बताओ, डायरेक्शन रेशियोज है 3,2,6 और p की वैल्यू दी हुई है 10। अभी डायरेक्शन रेशियोज है, मैं डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, 3/√3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यानी कि 3/9 प्लस 4 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 13 प्लस 36 49, यानी 3/7, यानी 3/7x प्लस 2/7y प्लस 6/7z इक्वल टू 10। ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ प्लेन, खत्म क्वेश्चन। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, -3,3 -5,2,0 और 1, -7,1। इनके थ्रू पास होने वाली प्लेन चाहिए, तो क्या लगाएंगे बताओ, फॉर्मूला लगा डालेंगे, x - 2 y + 3 z - 3। ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा बताओ, -5 -2 +2 +3। मतलब पहले मैंने क्या किया, x, y, z लिया पॉइंट, यहां से मैंने ये सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, फिर मैं यहां से ये सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, पढ़ा है ना ये फॉर्म अपन ने थोड़ी देर पहले ही, और फिर अपन यहां से लास्ट वाला सब्ट्रैक्शन कर डालेंगे। क्या हो जाएगा, मतलब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा आपका, ये -2 नहीं है वैसे 2 है, 1 - 2 -7 + 3 1 - 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 2x + y - 3z + 8 इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये सारे फॉर्म मैंने बताए थे, आइडेंटिफाई करना है 3 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, 3 पॉइंट फॉर्म के अंदर अपन कैसे सॉल्व करना है वही वाली बात है। हालांकि उसके अंदर मैंने आपको 4 × 3 का एक मैट्रिक्स बना के बताया था, 4 × 4 का, कि x y z 1
x1 y1 z1 1, इस तरह से मैंने करके शायद कुछ बताया था जहां तक मुझे याद है। तो आप उसके थ्रू सॉल्व करेंगे तो भी आपको सेम ही चीज मिल जाती। ये भी एक तरीका होता है कि आप क्या करो, उन पॉइंट्स को ऐसे सब्ट्रैक्ट करके देख लो कि ये आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसको से सब्ट्रैक्ट करके फर्स्ट लाइन लिख दी, इसको से सब्ट्रैक्ट करके सेकंड लाइन लिख दी, इसको से सब्ट्रैक्ट करके थर्ड लाइन लिख दी, ठीक है। ये सब तरीके हैं, ये सब वेज ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन है जो आपको नोट करते जाना है। मैं ऐसे मत पूछना और भाई ये कब बता दिया, ये अभी बता रहा हूं मैं, ठीक है, फास्ट चलो एकदम। ओके चलो बढ़िया। तो ये अपन ने बेसिक देख लिया कि भाई प्लेन की क्वेश्चन वगैरह कैसे निकाली जाती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब अपन देखते हैं प्लेन एंड पॉइंट, ठीक है, प्लेन एंड पॉइंट देखते हैं अपन की कैसे क्या होता है प्लेन एंड पॉइंट। चलो बढ़िया। तो कुछ अपन यहाँ पे देख लेते हैं बातें। फर्स्ट है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x डैश y डैश z डैश। आपके पास एक पॉइंट है x डैश y डैश z डैश, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, ये होता है। और काफी सिमिलर फॉर्मूला है वापस से आपका स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन और प्लेन काफी सिमिलर है, ठीक है। बताओ नीचे क्या आ जाएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, नहीं केवल यही आएगा। स्ट्रेट लाइन में आता है ना रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, यहाँ पे केवल सी स्क्वायर ऐड हो गया। फिर आ गया आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी पोजीशन वेक्टर ए एंड प्लेन, ये आपकी ये दी हुई है, ठीक है। ये क्या हो जाता है आपका p इक्वल टू a डॉट n माइनस डी अपॉन मॉड n, ठीक है। ये हो जाता है आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर a टू द प्लेन r डॉट n इक्वल टू d, ये आपकी पोजीशन वेक्टर हो जाती है। ये फॉर्मूला है, याद रखना है, ये मत पूछना भाई कहां से आया कैसे आया, याद रखना है फॉर्मूला, ठीक है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर अपन को निकालना है तो वापस से काफी सिंपल हो जाता है। x1, y1, z1 पॉइंट है और ax प्लस by प्लस cz प्लस b आपकी प्लेन है। x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब आपको कोई बोले कि इमेज निकालनी तो क्या कर देंगे, -2 कर देंगे यहाँ पे -1 की जगह, ठीक है ना। और आपको अगर बोला जाए कि फुट की लेंथ कितनी है, मतलब परपेंडिकुलर लेंथ कितनी है, तो क्या करो डिस्टेंस निकाल लियो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा डालो, ठीक है ना। वैसे तो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, ठीक। अब आपको कोई पूछे कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स ax प्लस by प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 और ax प्लस by प्लस cz प्लस d डैश इक्वल टू 0, इन दोनों पैरेलल प्लेन, पैरेलल क्यों, abc का डायरेक्शन कोसाइन सेम है, मतलब नॉर्मल सेम है, मतलब एक प्लेन ऐसे एक प्लेन ऐसे है, इनके बीच डिस्टेंस कितनी होगी, वापस से सिमिलर टू स्ट्रेट लाइन है, d माइनस d डैश अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले पे याद होने चाहिए, इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं, ठीक है, डायरेक्ट ही क्वेश्चन उठ के आते हैं, मतलब इसमें और क्या बताऊं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें। चलो यार मैं एक क्वेश्चन आपको करके बता रहा हूँ थोड़ा अच्छा सा लोकस का, ठीक है। लोकस के क्वेश्चन मैं काफी कराऊंगा क्योंकि यार मुझे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, वो जेई में भले आते नहीं हो इतने ज्यादा, लेकिन उससे आप सीखते बहुत ज्यादा हो, है ना। एक प्लेन है आपके पास जो एक फिक्स्ड पॉइंट a, b, c से पास होती है, ठीक है। शो दैट द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू इट फ्रॉम ओरिजिन इज द स्फीयर, और स्फीयर की आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, तो एक स्फीयर है, स्फीयर की इक्वेशन फाइंड करो। तो ये आपके पास एक प्लेन है, ठीक है, ये आपके पास ओरिजिन है। आपने ये माना कि इसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना वो अल्फा बीटा गामा है सम पॉइंट p, और ये OP आपने ड्रॉ कर दिया। अब आपने ये बोला लेट द इक्वेशन ऑफ द वेरिएबल प्लेन बी lx प्लस my प्लस nz प्लस d इक्वल टू 0, ठीक। अब ये प्लेन पास करती है यार ABC से, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं LA प्लस MB प्लस NC प्लस d इक्वल टू 0, ये अपना इंपॉर्टेंट इक्वेशन नंबर 1। लेट p अल्फा बीटा गामा बे फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन, जैसा आपने देखा है डायरेक्शन रेशियो ऑफ OP जो है वो हो जाएंगे AB अल्फा बीटा गामा, है ना, क्योंकि 0 है तो अल्फा माइनस 0 बीटा माइनस 0 गामा माइनस 0, तो यही हो गया। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये काफी क्लियरली दिख रहा है कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, और नॉर्मल टू द प्लेन क्या है OP नॉर्मल है क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये Lm on n है, और ये दोनों सेम ही लाइन के बेसिकली डायरेक्शन रेशियोज। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अल्फा अपॉन एल इक्वल टू बीटा अपॉन एम इक्वल टू गामा अपॉन एन इक्वल टू 1/k। क्यों,
क्योंकि भाई ये दोनों सेम ही डायरेक्शन रेशियोज है, एल एम और एन भी डायरेक्शन रेशियोज है और अल्फा बीटा गामा भी डायरेक्शन रेशियो ऑफ द सेम लाइन है ना, दोनों नॉर्मल टू द प्लेन की बात हो रही है ना। तो ये अपन के मान लेते हैं, इसे अपन को मिल गया के और इनके बीच में रिलेशनशिप मिल गई। अब ये वैल्यू ऑफ एल एम और एन अपन डाल देंगे कहाँ पे, इक्वेशन नंबर इसके अंदर, ठीक है। तो अपने पास क्या आ जाएगा इससे, के ए इंटू एल्फा, ठीक है, के ए इंटू एल्फा प्लस के बी इंटू बीटा प्लस के सी इंटू गामा प्लस डी इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसको सर्कल कर लो ताकि अपन यूज करेंगे इसको बाद में। अब यहाँ पे एक और चीज आप नोट करो यार, अल्फा बीटा गामा जो है ना वो इस प्लेन में लाए भी करता है, ठीक है, वो प्लेन इसमें लाए करता है। तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि एल अल्फा प्लस एम बीटा प्लस एन गामा प्लस डी इक्वल टू 0, ठीक है मेरे भाई। और आप यहाँ से अल्फा मतलब आप एल एम एन को यहाँ से सब्स्टिट्यूट अगर करोगे ना तो आपके पास क्या आ जाएगा फाइनली, के अल्फा स्क्वायर, मतलब यहाँ से आप इसमें डालो प्लस के बीटा स्क्वायर प्लस के गामा स्क्वायर प्लस डी इक्वल टू 0, ठीक है। अब d की वैल्यू आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर डालो तो क्या आ जाएगा, के अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर प्लस के गामा स्क्वायर माइनस के ए अल्फा माइनस के बी बीटा माइनस के सी गामा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप अल्फा की जगह x डाल दो, बीटा की जगह y डाल दो और गामा की जगह z डाल दो, क्योंकि था भी वही आर्बिट्रेरी पॉइंट। आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड विच इज बाय द वे द इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर। जिसको नहीं पता थी भाई समझ जाओ, ये इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर होती है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है यार, प्रूव हो गया, आंसर आ गया, खत्म बात। तो यहाँ पे क्या किया अपन ने, जनरल पॉइंट अज्यूम किया, उसके अंदर अपन ने मेन फैक्ट जो यूज किया है ना वो ये किया क्या, ये पॉइंट इस प्लेन पे लाई करता है और ये ओपी जो है परपेंडिकुलर है। तो इसको अपन ने दो तरीके से लिख डाला, पहले एज अ परपेंडिकुलर टू द प्लेन और दूसरा एज अ परपेंडिकुलर फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाली बात, ठीक है। तो दोनों तरह से अपन ने यूज किया है, वो वाली बात है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आती है बात एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 एंड ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश जेड प्लस डी डैश इक्वल टू 0 इज गिवन बाय cos थीटा इक्वल टू ए डैश प्लस बी बी डैश। अब ये भी आपको याद हो तो इस तरह का रिजल्ट स्ट्रेट लाइन में आता था, ठीक है मेरे भाई। ये है, अब ये कैसे आएगा ये आप ऐसा समझ सकते हो कि भाई इसकी नॉर्मल की इक्वेशन हमने लिख डाली यूजिंग ए बी और सी, इसकी लिख डाली, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेके कर डालना, ठीक है। ज्यादा कोई डिफिकल्ट काम है नहीं है, ठीक है ना। और अगर आपको इस तरह से फॉर्मेट दिया हुआ है r1.n1 इक्वल टू d1 सॉरी r.n2 इक्वल टू d2, ये अगर आपको दिया हुआ है, इस केस में cos थीटा हो जाता है आपका, ऑब्वियस ही बात है यार, मतलब क्या बताऊं इसके अंदर में, क्योंकि अपने को नॉर्मल पता नहीं, बीच में एंगल ही तो फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ये परपेंडिकुलर होगी अगर n1 और n2 0 है और पैरेलल होगी n1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स n2, ये भी दिख रहा है साफ, है ना। अब अपन बात करते हैं एंगल बाइसेक्टर। अब ये भी आपको दिया हुआ है, आपकी स्ट्रेट लाइन के अंदर भी सेम चीज है। आपके पास दो प्लेन्स है, वही a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल प्लस d1 इक्वल टू 0 और सेम में 2 लगा दो, तो उनका एंगल बाइसेक्टर होता है इस तरह से। आगे आप समझ गए होंगे क्या बात हो रही है, स्ट्रेट लाइन का थोड़ा सा भी याद है तो भाई मतलब यही चीज फॉर A2, ये एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन होगी, सॉरी प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन टू गिवन प्लेन्स, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर एंड कंटेनिंग ओरिजिन, अब यार ठीक है मैं बता देता हूँ, इतना जानने की क्या जरूरत है वैसे बच्चों के लिए, बट ठीक है। सबसे पहले आप दोनों के कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बना दो, तो पॉजिटिव टर्म जिसमें आ रहा है ना वो बताएगा बाइसेक्टर ऑफ द एंगल व्हिच कंटेन्स द ओरिजिन, ठीक है। और एक्यूट और ऑब्ट्यूज की बात अगर की जाए तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बना देना है, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस 1 से करके। अगर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 जो है ना ये अगर ग्रेटर देन 0 यानी कि ऑब्ट्यूज पे लाई करता है आपका ओरिजिन, और अगर लेस देन 0 यानी कि एक्यूट पे लाई करता है, ठीक है। अब यार ठीक है, अब मैं इस पर ज्यादा एलेबोरेट नहीं करने वाला हूँ, ये फालतू इन्फॉर्मेशन है,
इस रिवीजन कोर्स में तो होनी भी नहीं चाहिए थी। अब लास्ट टॉपिक अपन देखते हैं चैप्टर का, अगर अपन बात करें वो है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, वन ऑफ द लास्ट, ठीक है, लास्ट तो नहीं कहेंगे, वन ऑफ द लास्ट, फैमिली ऑफ प्लेन्स। मैंने फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन बोल दिया ना शायद भाई, फैमिली ऑफ प्लेन्स, FOP, any plane passing through line of intersection of non-parallel planes or equation of the plane through the given line in non-symmetric form, ठीक है। तो आपके पास जैसे एक प्लेन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, तो इसके अंदर अगर अपन लैम्डा टाइम्स करके a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश z प्लस d डैश कर देते हैं ना, ये हो जाती है आपकी फैमिली ऑफ प्लेन, वेरी सिमिलर टू फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें l प्लस लैम्डा डैश l करते थे, इसमें p प्लस लैम्डा टाइम्स p डैश कर रहे हैं, और क्वेश्चन भी उसी तरह से आप कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे आपको एक एग्जांपल करके मैं बताता हूँ, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस z प्लस 3 इक्वल टू 0 परपेंडिकुलर टू द प्लेन x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0। तो अपन ये मान लेते हैं कि यार लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन बी x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 2 प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड वाली प्लेन। अब हमें ये चाहिए कि इसके डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो इसके डायरेक्शन कोसाइंस के परपेंडिकुलर हो, यानी उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 कर दें। तो 1 प्लस 2 लैम्डा टाइम्स 1, ठीक है, मतलब x के डायरेक्शन कोसाइंस का मल्टीपल, प्लस 2 प्लस 3 लैम्डा टाइम्स 1 प्लस 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो इससे लैम्डा की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी, -3/2, डाल दो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। समझ के कैसे यूज करना है फैमिली ऑफ स्ट्रेट पैरेलल प्लेन्स, फैमिली ऑफ प्लेन्स, वेरी सिमिलर टू हाउ वी यूज इन स्ट्रेट लाइंस, ठीक है ना। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन वगैरह मैंने बता ही दिया था आपको कैसे निकालते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो इसी के साथ यार आपका ये चैप्टर खत्म होता है मोस्टली, ठीक है। जेई मेन और कुछ हद तक जेई एडवांस भी आप कह सकते हो, इनके लिए जो मैंने बताया ना, इतनी इन्फॉर्मेशन है जिस बच्चे को पूरी याद है, एक एक फॉर्मूला आपको याद है, एक एक आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैंने बताया, मैं हर इंपॉर्टेंट टाइप करने की कोशिश की है, वो बंदा वेक्टर 3D पूरा बना के आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लाइन की अंडरस्टैंडिंग 3D के अंदर और प्लेन की अंडरस्टैंडिंग 3D के अंदर, ठीक है, और वेक्टर के मैनिपुलेशंस करने आपको आने चाहिए। ये तीनों पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं कि भाई लाइन कुछ दे दी, उसके अंदर कुछ कभी रिफ्लेक्शन पूछ लेंगे, कभी क्या कर देंगे, कभी सेंट्रोइड बना देंगे, इस तरह से मिक्स करके ज्योमेट्री के साथ अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो आपको अगर हर चीज आती है ना, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज वगैरह तब कर लोगे क्वेश्चन। तो लाइन और प्लेन की प्लीज प्रैक्टिस करना, और वेक्टर मैनिपुलेशन थोड़ा ट्रिकी हो जाते हैं क्वेश्चन यहाँ, तो उन पे उसका प्रैक्टिस ही इलाज और कोई तरीका ही नहीं है, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस चैप्टर, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, इसकी वीडियो भी आई थिंक ज्यादा लंबी बन गई है। Thank you for watching this video till the end. I'm sure that you enjoyed it. यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो YouTube पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज। गुड लक।